आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के प्रीवियस ईयर 2025 से 2016 तक के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके पहले हमने 2025 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक सिंगल वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का मैंने सिंगल वीडियो में 2025 से 2016 तक का प्रीवियस ईयर करवा दिया है और सबका लिंक भी दे रखा है अलग अलग। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में भी जब आप जाएंगे ना तो सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। 2025 का पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। शाब्दिक अर्थ यानी उसको खंड करके ये संस्थागत नियोजन है, इस शब्द का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर दिया है संस्थागत नियोजन, हेडिंग है। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी संस्था से संबंधित योजना बनाना। अब देखिए ये जो संस्थागत है ना, संस्थागत मतलब संस्था से संबंधित और नियोजन मतलब योजना बनाना, तो यही हो गया, आंसर कंप्लीट है। लेकिन इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा। अर्थात विद्यालय या संगठन द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों के आधार पर पूर्व नियोजित कार्य योजना तैयार करना, उसी को ही संस्थागत नियोजन कहते हैं। किसी संस्था को चलाने के लिए उस संस्था से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसके लिए करने से पहले उसका नियोजन बनाया जाता है, वो उसका योजना बनाया जाता है कि कैसे किया जाएगा, और तो उसी को संस्थागत नियोजन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, विद्यालय में बजट के प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर है विद्यालय के बजट के प्रकार निम्न है। पहला है विद्यालय विकास बजट, दूसरा है टीएलएम बजट, तीसरा है रख रखाव अनुरक्षण बजट, चौथा है विद्यालय संपत्ति के अर्जित बजट, और पांचवा है ग्राम पंचायत या समुदाय से प्राप्त बजट। यानी बजट किसे कहते हैं, जो राशि से संबंधित हो, रुपया पैसा से संबंधित, जो भी विद्यालय के विकास के लिए जो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, तो यहाँ पे कोई निश्चित प्रकार नहीं होता है इसका, कितने ही प्रकार के बजट होते हैं। इसमें से आप 3-4 का लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एक ही नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो विद्यालय का विकास के लिए जो बजट बनाया जाता है वो विद्यालय विकास बजट कहलाता है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शैक्षिक बच्चों के शिक्षा से संबंधित जो भी टीएलएम होते हैं उससे संबंधित जो लैंग्वेज गेम्स के छोटे छोटे जो बच्चों के लिए खेल की सामग्रियाँ मंगाई जाती हैं तो टीएलएम कहलाता है। उससे संबंधित जो बजट होता है टीएलएम बजट कहलाता है। रख रखाव के लिए, जो मरम्मत के लिए स्कूल के जो बाउंड्री होता है और कक्षा क्लासरूम्स का, तो उसके लिए जो बजट होता है वो रख रखाव अनुरक्षण बजट कहलाता है। वैसे जो लिखा है ना वही बजट होता है, जो शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। जो विद्यालय संपत्ति से अर्जित बजट, ग्राम पंचायत समुदाय से भी प्राप्त कुछ विद्यालय को धन होता है वो कहलाता है ग्राम पंचायत या समुदाय से प्राप्त बजट। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। इसका आंसर दिया है खेलकूद से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक एवं नैतिक पक्षों का विकास होता है। इससे आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व क्षमता तथा सकारात्मक सोच का विकास होता है। यानी सभी प्रकार के विकास आ गए हैं ना, शारीरिक भी, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, तो सर्वांगीण विकास होता है। जब बच्चे खेल कूद में दौड़ेंगे कूदेंगे तो शारीरिक विकास होगा, और मानसिक विकास एक दूसरे से, लैंग्वेज गेम भी तो खिलाया जाता है उन सबको का, जहाँ पे वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके या फिर किसी प्रकार के खेल में बुद्धि का जो प्रयोग होगा तो मानसिक विकास होगा। और सामाजिक विकास भी होता है, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं, टीम बनता है। और भावात्मक रूप से भी वो इनका भावात्मक विकास भी होता है। जो सभी प्रकार के विकास एक आ जाएगा तो सर्वांगीण विकास हो जाएगा, तो सर्वांगीण विकास भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न के चौथा, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। यानी वित्तीय प्रबंधन, विद्यालय का रुपये पैसे से, धनराशि से संबंधित जो प्रबंधन होता है उसके उद्देश्य बताने हैं कि क्यों किया जाता है। इसका आंसर है विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य निम्न है। पहला है विद्यालय के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन की व्यवस्था करना। अलग अलग स्रोत से जो पैसे प्राप्त होते हैं उनकी व्यवस्था की कौन सा पैसा कहाँ यूज होगा। दूसरा है विद्यालय धन का उचित, पारदर्शी, योजनाबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना। यानी उचित तरीके से पारदर्शी, उसमें से कितना पैसा आया, कहाँ यूज हुआ, वो पारदर्शिता हो गया। और तीसरा है व्यय का नियंत्रण, लेखा जोखा, संधारण तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति। यानी जो भी पैसे यूज हुए तो शैक्षिक उद्देश्य से उससे क्या प्राप्त हुआ, यानी क्या बदलाव हुआ शिक्षा में, बच्चों ने क्या सीखा या फिर क्या चीज़ में परिवर्तन हुआ। यानी टीएलएम खरीदा गया है या फिर
नए कक्ष का निर्माण हुआ या फिर मरम्मत हुआ स्कूल का, तो वो शैक्षिक उद्देश्य है ना, शिक्षा से संबंधित ही है सब। तो ये सब उद्देश्य हो जाएगा। ये इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, लॉग बुक क्या है? तो इसका आंसर है लॉग बुक। लॉग बुक वह अभिलेख पुस्तिका है जिसमें विद्यालय की दैनिक गतिविधियां, आगंतुकों का विवरण, निरीक्षण टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण घटनाएं क्रमवार दर्ज की जाती हैं, जिसमें प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुव्यवस्था बनी रहती है। तो लॉग बुक होता है एक अभिलेख होता है, अभिलेख पुस्तिका। और अभिलेख पता है किसे कहते हैं? अभिलेख यानी जो भी लिख करके सेव कर लिया जाता है तो उसको अभिलेख कहते हैं। इतिहास में पढ़ाई होगा, ये मैंने बताया था आपको कि जितने भी अभिलेख होते हैं उन्हीं से तो जानकारी मिलती है इतिहास की क्या हुआ था पहले। और इसमें जो लॉग बुक होता है ये इसमें दैनिक जो भी गतिविधियां कराई जाती हैं स्कूल में तो उसको सेव करके लिख करके रखा जाता है। जो भी आगंतुक आते हैं यानी जो भी गेस्ट आते हैं या फिर कोई जांच आता है, निरीक्षण आता है, जैसे डायट से जिला डायट से भी आते हैं लोग देखने की जो स्कूल का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ कमी है, तो उसको भी लिख करके रखा जाता है। और निरीक्षण टिप्पणियाँ, जब वो निरीक्षण करके जाते हैं तो जो फीडबैक देके जाते हैं कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है उसको आपको दूर करना चाहिए, तो उसको भी लिखा जाता है। तभी तो उस पर काम किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा कि हमारे जो शिक्षा में वो बदलाव होगा और सुधार होगा, तो उसको लिख करके रखा जाता है। महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी क्रमवार उसमें दर्ज करके, यानी विद्यालय का जो डाटा होता है ना, सेव करके लिख करके जिसमें रखा जाता है उसको लॉग बुक कहते हैं। समझ गए आप? और जिसे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता रहती है, जिसमें आगे फ्यूचर में आप प्रोग्रेस दिखा सकते हैं कि पहले ये सब चीज़ कमियां थी, अब बाद में इनको दूर किया गया, इस पर काम किया गया, तो वही है लॉग बुक। और छठवां है टीएलएम का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर है टीएलएम का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी शिक्षण में जो भी सहायक सामग्रियाँ होती हैं उसको शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो छोटे छोटे लेटर होते हैं ABCD प्लास्टिक के, जो बच्चे उसमें सिखाया जाता है, उनको उनके पहचानना सिखाया जाता है, चार्ट होते हैं। और पाठ्य पुस्तकें भी आ जाएंगी, तरह तरह के गेम होते हैं, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, ये सब शिक्षण अधिगम सामग्री हो जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये बहुविकल्पी प्रश्न में आया हुआ था, वहाँ पे भी पूछा था ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो इसका आंसर है समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ निम्न है। पहला है विद्यालय में कार्यों का सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन होता है। जब समय सारणी टाइम टेबल जो बन जाता है तो सही समय पे सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलती हैं। दूसरा है समय का सदुपयोग होता है तथा शिक्षण कार्य प्रभावी बनता है। तो वही है, समय खराब नहीं होता, उसका सदुपयोग होता है, वेस्ट नहीं होता है, और शिक्षण कार्य जो होता है प्रभावी होता है, सही तरीके से चलता रहता है। तीसरा है विद्यार्थियों में अनुशासन एवं नियमितता की भावना विकसित होती है, और अनुशासन रहता है, उनको पता रहता है कि इस समय पे ये काम होता है, तो वो भी उसी टाइम टेबल में ढल जाते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें से कोई भी आप 2 लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। इसका आंसर दिया है पर्यवेक्षण का उद्देश्य। पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को मार्गदर्शन देना तथा विद्यालयी कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हो सके। तो इसका उद्देश्य, पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताने के पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्यवेक्षण होता क्या है। पर्यवेक्षण के बारे में पता होगा क्या होता है, तभी आप इसका उद्देश्य लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पर्यवेक्षण होता है, बिना इंटरप्ट किए हुए, बिना कुछ बोले बच्चों के असेसमेंट करना। यानी जो मान लीजिए ये क्लासरूम है और क्लासरूम में यहाँ ब्लैक बोर्ड होता है और ये बच्चे बैठे रहते हैं, तो ये जो पर्यवेक्षण होता है कोई भी कर सकता है। जैसे डाइट का कोई अधिकारी हो सकता है, राज्य स्तर का कोई अधिकारी हो सकता है, प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, या फिर शिक्षक खुद भी अपने बच्चों को चारों तरफ से ऐसे क्लासरूम में घूम करके और देख सकता है कि बच्चों में कहाँ कमी है, उनके बैठने का स्थान सही है कि नहीं, उनके पास जो सभी के पास पाठ्य पुस्तकें हैं कि नहीं, और सही ढंग से होमवर्क करके लाए हैं, या फिर उनमें कमियां लिख रहे हैं कि सही कि नहीं, सही से सब सीख रहे हैं कि नहीं। तो अपने कमियों को देख करके बिना कुछ बोले और पता लगा के उस पर काम करता है। अगर जो कोई तीसरा व्यक्ति होगा तो वो फीडबैक दे के जाएगा कि आप इस पे काम कीजिए, ये आपके क्लास में कमी है, बच्चों में ये कमी है, तो वो जो टीचर होगा उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा कि हाँ हमको इस डायरेक्शन में काम करना है और बच्चों को ये ठीक करना है, इनमें ये कमियां हैं। तो यही लिखा है ना, शिक्षकों को मार्गदर्शन मिल जाएगा। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो जब पता लग जाएगा कमी, तो उस पर काम करेगा शिक्षक, तो उसको दूर करेगा, तो शिक्षा उसमें गुणवत्ता में ऑटोमेटिक उसमें सुधार होगा। और विद्यालय कार्यों की प्रभावशीलता, जब विद्यालय का कार्य तो यही होता है कि बच्चों की जो भी है
शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना, तो वो प्रभावी होगा। तो समझ गए ना, यही होता है। तो पर्यवेक्षण जान गए। अब पर्यवेक्षण का उद्देश्य, तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य वही होता है, अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों को मार्गदर्शन देना, ये सब ही तो मिलता है फीडबैक के द्वारा। और ये कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वो दे के जाएगा, तो उसका ये उद्देश्य हो जाएगा। विद्यालय कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हो सके। समझ गए आप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग चलें। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपका समय बचेगा और नंबर भी नहीं कटेंगे, अगर जो आपको पता रहेगा तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। जितना पूछेगा बस उसी का आंसर दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10 है, संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है संस्थागत नियोजन। ये तो रिपीटेड प्रश्न लग रहा है ना, संस्थागत नियोजन। देखिए पहला जो क्वेश्चन था ना, तो वही तो है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। जब कोई विद्यालय अपने उपलब्ध संसाधनों, आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों का विश्लेषण कर सुनियोजित ढंग से कार्य योजना बनाता है और उसे क्रियान्वित करता है, तो यह प्रक्रिया संस्थागत नियोजन कहलाता है। देखिए जो संस्थागत नियोजन है, जब जो संस्था से संबंधित जो योजना बनाया जाता है उसी को संस्थागत नियोजन कहते हैं। और ये परिभाषा पूछा है दूसरे तरीके से, इसको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है यहाँ पे परिभाषा। जो भी विद्यालय के पास उपलब्ध संसाधन होते हैं, मटेरियल होता है, और उसको और आवश्यकता क्या है उस विद्यालय को, और वो अपने लक्ष्य जो क्या सेट करता है कि हमको इस डायरेक्शन में काम करना है, उसको उसकी योजना बनाया जाता है। सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से उसकी योजना बनाया जाता है, और कार्य योजना बनाता है, मतलब वही योजना बनाता है और उसको कार्यान्वित करता है, उस पर काम करता है उसको पाने के लिए। उस जिस भी डायरेक्शन में वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है उस पर काम करता है ना, तो इस प्रक्रिया को संस्थागत नियोजन कहते हैं। ये काफ़ी डिटेल में इसका परिभाषा हो गया। और इसके पहले देखिए एक ही क्वेश्चन में, अभी ये तो पहले साल का अभी पेपर पढ़ रहे हैं ना 2025 का, तो 2025 का पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यही तो है संस्थागत नियोजन, यही रहा 2025 का। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ पूछा है यहाँ पे, और 10वें क्वेश्चन में, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। तो वही शाब्दिक अर्थ वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा कि बदल के लिखिएगा, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया है, उसका मीनिंग अलग है। वहाँ शाब्दिक अर्थ बताना है, जो ये शब्द लिखा हुआ है संस्थागत नियोजन, इसको एक्सप्लेन करना है, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे परिभाषा लिखना है, तो यहाँ परिभाषा तो है ही, डिटेल में उसके भाव में, यानी जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, यानी विद्यालय की आवश्यकताओं को देखने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, और उसको अच्छे ढंग से उसका योजना बनाया जाता है, और उस योजना को कार्यान्वित किया जाता है, यानी उस पर काम किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही संस्थागत नियोजन कहते हैं। समझ गया? तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा बस डिफरेंस है इसमें, उसमें शाब्दिक अर्थ बताना है, इसमें परिभाषा बताना है। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गया इससे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। तो इसका आंसर है विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान निम्न है। पहला है योजना निर्माण यानी प्लानिंग, संगठन एवं क्रियान्वयन, और तीसरा है नियंत्रण एवं मूल्यांकन। पहले योजना बनाया जाता है, फिर संगठन है उस पर काम किया जाता है, फिर नियंत्रण और मूल्यांकन। तो 2 सोपान बताना था, तो हमने 3 यहाँ है, कोई 2 लिख दीजिएगा यहाँ। योजना बनाना और क्रियान्वयन यानी ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी उस पर काम किया जाता है, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, ये सब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, मीना मंच से आप क्या समझते हैं? तो वो विकल्पी में पढ़ा था हम लोगों ने। इसका आंसर है मीना मंच से आशय है विद्यालय में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता, आत्मविश्वास वृद्धि तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए गठित छात्र समूह से है, जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक चेतना विकसित करता है। यानी जो बच्चियाँ होती हैं क्लास 6 से 8 की, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उनको जागरूक किया जाता है, लैंगिक समानता को, असमानता को दूर किया जाता है, लैंगिक समानता पे बल दिया जाता है, यानी लड़के लड़कियां सब समान हैं, और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और उनको साफ़ सफाई के बारे में बताया जाता है। क्योंकि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं 6 से 8 वाली, ये अभी इंटर कर रही होती हैं किशोरावस्था में, तो इस पे भी ध्यान दिया जाता है। इस सब चीज़ों का जो होता है ना, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए जो एक मंच है, ये मीना मंच,
ये केवल बालिकाओं के लिए ही होता है। तो यही है मीना मंच, लिख दीजिएगा, इतना आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 13, एनपीआरसी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, फुल फॉर्म है एनपीआरसी, मैंने बताया था बहुविकल्पी में पढ़े थे हम लोग। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, हिंदी में, और इंग्लिश में न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। प्रश्न संख्या 14 है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। तो इसका आंसर है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य निम्न है। पहला है विद्यार्थियों की बुद्धि, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण करना, यानी बच्चे का बुद्धि क्या है, वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है, अभिरुचि, और व्यक्तित्व उसका पर्सनालिटी क्या है, डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है, उनके कमियों को दूर किया जाता है पता लगा के मनोविज्ञानशाला के द्वारा। दूसरा है शैक्षिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना, शिक्षा से संबंधित और व्यवसायिक, मतलब जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे वो धन का अर्जन कर सके, उनको जॉब मिल सके, यानी पैसा कमा सके। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं परामर्श देना, जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के, जैसे कि जिनकी बुद्धि कम होती है, जो कम सुन सकते हैं, कम देख सकते हैं, कम समझ सकते हैं, उनकी पहचान की जाती है मनोविज्ञानशाला के द्वारा। तो यही तो इनके काम हो जाएंगे। 2 काम पूछा था, कोई 2 लिख दीजिएगा आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य क्या है। जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया का काम बताना है। तो इसका आंसर है, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य निम्न है। पहला है जिले में शैक्षिक योजनाओं एवं परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, यानी जिले में जो भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका सही तरह से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट या लागू सही से किया जा रहा है नहीं है कि नहीं विद्यालयों में, ये इनका काम होता है सुनिश्चित करना। दूसरा है विद्यालयों की निगरानी, निरीक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करना, यानी उनमें प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उनकी निगरानी करना, उनका जांच करना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण, वही मैंने बताया था ना। तो ये करते हैं जिला परियोजना कार्यालय, जाके कमियों को बताएंगे और देखेंगे कि उस पर काम कर रहा है कि नहीं विद्यालय, उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं, तो उनकी प्रगति को पर समीक्षा करना, ये हो जाएगा। और तीसरा है प्राप्त अनुदान का उचित वितरण एवं वित्तीय प्रबंधन करना, यानी जो भी अनुदान आ रहे हैं विद्यालयों से संबंधित, और उनका सही से सभी विद्यालयों में वितरण करना। जैसे कि अगर जो बाउंड्री के लिए पैसा आ रहा है विद्यालय के लिए या मरम्मत के लिए आ रहा है, तो पहले निरीक्षण करना किस विद्यालय में कितना ज़रूरत है देने की, और उनको अलॉट करना, उतना पैसा उनको देना, और देखना कि हाँ उन्होंने उस पर काम किया कि नहीं। ये सब काम जो होता है जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया का काम होता है। समझ गए आप? समझ गए होंगे। इसके बाद है तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 2023 का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 16, विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जब भी रिपीट होगा क्वेश्चन ना, तो हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं आपको, केवल एक बार पढ़ के आगे चलेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने डिटेल में सारे क्वेश्चन को हम लोग करते जा रहे हैं, जो भी पहली बार आ रहा है। तो इसका आंसर है विद्यालय के बजट के प्रकार निम्न है। विद्यालय विकास बजट, TLM बजट, रख रखाव या अनुरक्षण बजट। चौथा है विद्यालय संपत्ति से अर्जित बजट। और पाँचवा है ग्राम पंचायत या समुदाय से प्राप्त धन, यानी विद्यालय से संबंधित जो भी बजट होंगे उनके जो नाम है ना, उन्हीं से संबंधित वही उसका बजट हो जाता है। जैसे विकास के लिए विकास बजट, TLM से संबंधित TLM बजट, रख रखाव, विद्यालय संपत्ति, ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी प्राप्त धन होते हैं वो समुदाय से प्राप्त बजट कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मीना मंच ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। उद्देश्य पूछा था इसके ऊपर, उद्देश्य पूछा था कि मीना मंच क्या है पूछा था, तो उद्देश्य ऊपर मीना मंच पूछा था शायद। तो इसका उद्देश्य देखिए, मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। बालिकाओं में आत्मविश्वास, उद्देश्य पूछा था, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। दूसरा है लैंगिक समानता, शिक्षा के अधिकार एवं सामाजिक कुरीतियों से प्रति जागरूकता बढ़ाना। और तीसरा है बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाकर सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन करना। तो यही मीना मंच होता है, क्लास 6 से 8 की बच्चियों को जागरूक करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, मानवीय संसाधन के घटक बताइए। तो ये आया था बहुविकल्पी प्रश्न में, फिर यहाँ पे आया है। मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी जो मानवीय घटक होते हैं, मानव से संबंधित जो भी घटक होते हैं ना, जो सजीव होंगे, मैंने बताया था आपको, रिलेट करके याद रख लीजिएगा। शिक्षक, जो विद्यालय में जो भी सजीव हैं, मतलब एक शिक्षक होंगे,
विद्यार्थी होंगे, प्रधानाध्यापक होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी उससे रिलेटेड जो भी विद्यालय प्रबंधन समिति होता है ना, 15 सदस्य जिसमें रहते हैं। एक शिक्षा समिति होता है, उसमें 3 सदस्य रहते हैं। ये भी शिक्षा समिति भी हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति, और रसोईया जो होते हैं जो मिड डे मील बनाते हैं, ये सब भी हो जाएंगे। तो इसमें से कोई आप 2-3-4 लिख दीजिएगा, एक एक शब्द का तो है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रबंधन का आशय किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से कुशलतापूर्वक पूरा करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। इससे कार्य को सही ढंग से व्यवस्थित करके लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रबंधन मतलब कि उसका जो भी किसी, ये प्रबंधन अलग अलग प्रकार के प्रबंधन ऊपर हम लोग देख लिए हैं। प्रबंधन विद्यालय से विकास से संबंधित प्रबंधन, TLM प्रबंधन, रख रखाव प्रबंधन, यानी किसी कार्य को उससे संबंधित व्यक्ति जो होते हैं सबके सहयोग से मेल जोल करके और उस पर काम करना, और उससे संबंधित जो उद्देश्य सेट किए गए हों कि इसको प्राप्त कर लेना है या कोई, तो उस पर सही ढंग से कार्य करना और तरीके से काम व्यवस्थित ढंग से और उसके लक्ष्य को प्राप्त करना, तो उसी को प्रबंधन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 20, शिक्षण में लर्निंग कारण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, शिक्षण में लर्निंग कारण का महत्व निम्न है। पहला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाता है, लर्निंग कारण। दूसरा है, विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तीसरा है, कक्षा में रुचिकर एवं सक्रिय वातावरण का निर्माण करता है। यानी जो लर्निंग कारण होता है, एक छोटा सा कार्नर होता है, यानी कोई जगह होती है या फिर एक छोटा सा रूम ही होता है जहाँ पे सारी जो शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ रखी रहती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ग्लोब, मानचित्र, चार्ट और बहुत सारे गेम, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन वगैरह, लूडो वगैरह, बच्चे के जो भी गेम्स रहते हैं, लेटर्स जो छोटे ABCD वाले बने रहते हैं प्लास्टिक वाले, बच्चे जाते हैं क्रमबद्ध तरीके से रखा रहता है, उसका यूज करते हैं, खुद करके सीखते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हुए। तो इसमें और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये काफ़ी सहायक होता है, सुव्यवस्थित बनाता है और प्रभावी बनाता है, बच्चे सीखते हैं और उनका भावात्मक विकास भी होता है, एक दूसरे का मदद करते हैं तो सहयोगात्मक विकास होता है, और खेल कूद में उनके शारीरिक विकास होता है। इस तरह से उनका शारीरिक विकास होता है या सर्वांगीण विकास होता है, जो हर तरह का विकास के ही तो मिला करके उनको सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो ये भी होता है। कक्षा में रुचिकर, जब वो जाते हैं तो ऊब जाते हैं तो उसमें भी खेलते हैं, वो सब सीखते हैं, देखते हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है फिर से पढ़ाई के प्रति, और सक्रिय शिक्षण वातावरण बनाता है। मानी वो बच्चे उसमें सक्रिय रहते हैं, खुद करते हैं वो ना, तो खुद सक्रिय रहते हैं, तो ये सक्रिय शिक्षण वातावरण का निर्माण होता है लर्निंग कार्नर से। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 21, पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ कुछ नवीन या अप्रत्याशित है। किसी कार्य, प्रक्रिया या गतिविधि को बिना कोई टीका टिप्पणी या हस्तक्षेप किए ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। रिपीटेड क्वेश्चन हमने बताया था ना कि क्लासरूम में, ये क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी जिला स्तर का अधिकारी या प्रदेश स्तर का या प्रधानाध्यापक या शिक्षक खुद भी घूम करके बिना किसी टिप्पणी का निरीक्षण करता है या देखता है बच्चों में कमियाँ कहाँ रह गई है, तो उसको पर्यवेक्षण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 22, सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो सोपान पता है क्या होता है? सोपान बताइए। सोपान जो होता है स्टेप्स होता है। किसी भी चीज़ का जब पूछेगा सोपान, तो सोपान मतलब कि स्टेप्स, उसके पद बताने हैं। ये सूचना संकलन का यहाँ पूछा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसमें लिखना क्या है, गलत आंसर मत लिखिएगा। तो इसके सूचना संकलन का, संकलन मतलब होता है इकट्ठा करना, पता करना, तो इसका सोपान स्टेप्स बताना है कि क्या करेंगे। और जो कहीं आपको सूचना किसी के बारे में पता करना हो, इकट्ठा करना हो, तो पहला जो देखिए लिखा हुआ है, सूचना संकलन के सोपान निम्न है, यानी इसके स्टेप्स निम्न है। पहला है समस्या अथवा उद्देश्य का निर्धारण, कि वो जो समस्या है उसका जो हम सूचना इकट्ठा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए कुछ। दूसरा है आवश्यक सूचनाओं के स्रोत का चयन, कि वो सूचना कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, उसका स्रोत का पता लगाएंगे। और तीसरा है उपयुक्त विधि द्वारा सूचना एकत्र करना, सही विधि हो कि किससे पूछेंगे या फिर कहाँ जाएंगे या किस तरीके से उस सूचना को उस स्रोत से इकट्ठा करेंगे। तीसरा स्टेप ये होता है। और चौथा जो सोपान होता है, चौथा जो पद होता है, संकलित सूचनाओं का, अब सूचना पता कर लिए उस स्रोत से, उसका वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना, उसके अलग अलग वो जो सूचना पे उसको अलग अलग पदों में तोड़ के उसका वर्गीकरण करना और उसको विश्लेषण करना उस पर। ये स्टेप्स होते हैं कुछ, इनके सोपान पूछा था तो इतना आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 23, ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन सदस्य होते हैं?
तो एक ही जैसे दो क्वेश्चन ही पूछता है, ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति। तो याद रखिएगा, जो जो ग्राम शिक्षा समिति जो है, जो यहाँ पूछा हुआ है, इसमें 5 सदस्य होते हैं। और कौन कौन सदस्य होता है तो पढ़ेंगे ही, अभी अब बता रहा हूँ मैं आपको। और एक होता है विद्यालय प्रबंधन समिति, उसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब ये प्रश्न आएगा तब। अभी इसका पढ़ लेते हैं ग्राम शिक्षा समिति का। तो ग्राम शिक्षा में कौन कौन सदस्य होते हैं पूछा है। तो देखिए, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य निम्न हैं। पहला है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, इसमें ये अध्यक्ष होता है। दूसरा, विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित 3 अभिभावक होते हैं, यानी जो उसमें पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनमें 3 अभिभावक चूज किए जाते हैं, जिनमें से एक महिला का होना कंपलसरी होता है। और तीसरा है संबंधित बेसिक विद्यालय के मुख्याध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, उन्हीं को तो मुख्य या प्रधान, और अध्यापक मुख्याध्यापक या प्रधानाध्यापक एक ही को कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल। तो वो सचिव होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के वो सचिव होते हैं। ग्राम प्रधान ये अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है बहुविकल्पी में, मैंने वहाँ पे आपको बताया था। और 3 अभिभावक होते हैं, उनमें से एक महिला का होना जरूरी होता है, मतलब एक महिला होनी ही चाहिए 3 अध्यापकों में से। ये ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कितने सदस्य होते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में, याद रखिएगा 15 सदस्य। इसके बाद है प्रश्न क्या 24, समय सारणी के क्या लाभ होते हैं। तो समय सारणी टाइम टेबल के लाभ बता दीजिएगा। इसका आंसर है समय सारणी से निम्न लाभ होते हैं। पहला है विद्यालय के कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन होता है। जब टाइम टेबल बन जाता है तो सही तरीके से सबको पता रहता है कि कब क्या होने वाला है, सबका आपका टाइम टेबल सेट हो जाता है, उसी पे वो सब लोग काम करते हैं, तो संचालन सही ढंग से होता है। दूसरा है समय का सदुपयोग सुनिश्चित होता है, समय का सही सदुपयोग होता है, टाइम खराब नहीं होता है। तीसरा है शिक्षण कार्य में नियमितता एवं अनुशासन बना रहता है, सब लोग अपना काम समय से कर रहे होते हैं तो अनुशासन बना रहता है। ये 3 लाभ आप लिख दीजिएगा, कोई 2 लाभ भी लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे लाभ ही पूछा है ना, तो कोई 2 या 3 लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य निम्न है। पहला है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है नेतृत्व, सहयोग एवं अनुशासन की भावना विकसित करना। और तीसरा है विद्यार्थियों की रुचियों एवं प्रतिभाओं का विकास करना। जो भी पाठ से संबंधित सहगामी क्रियाएं, बच्चों को कोई क्रिएटिविटी होता है ना, जो कोई भी क्रिया कराया जाता है उनको खेल कूद के माध्यम से, या फिर भूमिका निर्वाह विधि के माध्यम से, उनको नाट्य मंचन के माध्यम से, जो बच्चे को जो भी क्रियाएं कराए जाते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है बच्चे का ही विकास करना, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, यही उद्देश्य होता है। तो व्यक्तित्व का विकास करना पहला, उनमें अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व का गुण विकसित करना, और रुचि डेवलप करना पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, और उसमें प्रतिभाग जो बच्चे करते हैं तो उनमें रुचि डेवलप होता है, बच्चे सीखने के प्रति जागरूक होते हैं, तो यही सब होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, एनसीटी का पूरा नाम बताइए। तो जितना भी आ रहा है ना फुल फॉर्म मैंने सब बताया हुआ है बहुविकल्पी में, और जो ध्यान से आप देखे होंगे उसको पढ़े होंगे पिछले वाले वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको पढ़िए और देखिए कितना डिटेल में आपको सारा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपको कहीं मिल जाएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो देखिए एनसीटी का पूरा नाम होता है इंग्लिश में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यह अनिवार्य अंग्रेजी है, इंग्लिश है। अभी पढ़ा था हमने पिछले ही में, इसमें पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा था कि अनिवार्य संस्कृत जो होता है या कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है ना, आपको भले ही हिंदी माध्यम का ये कोर्स है आपका डीएलएड, लेकिन थोड़ा तो इंग्लिश यूज ही होगा, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम पढ़ते हैं और थोड़ा इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं। फुल फॉर्म वगैरह यही तो होता है जो लिखा रहता है, और इसी का इंग्लिश आप लिख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख दीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 27, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो प्राकृतिक आपदा का नाम बता दीजिएगा। प्राकृतिक आपदाओं के नाम निम्नलिखित है, बहुत ही आसान है। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, टिड्डों का कहर और कोरोना, प्लेग, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं आप। प्रश्न क्या 28 है इसके बाद, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ। इसका आंसर है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ। बस ये आपका जो प्रश्न है समय बचाएगा और आपको 1 नंबर देके जाएगा। इसके बाद है प्रश्न का 29 है, डायट मेंटर कौन होते हैं।
इसका आंसर है डायट मेंटर वे अधिकारी होते हैं जो ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को शैक्षिक मार्गदर्शन, सहयोग तथा शिक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए, जो मेंटर होता है ना, सिखाने वाला, जो समय समय पर जो टीचरों में कमियां का मतलब है कि जो भी नवाचार आता है शिक्षा में ना, जैसे कि जो पुराने टीचर हैं बहुत समय पहले के, उनको ऑनलाइन चीज़ों के बारे में वो कम ज्ञान है। तो अब सारी चीज़ें शिक्षा में ऑनलाइन हो गई हैं, सब चीज़ ऑनलाइन हो रही हैं, तो उनको ना डाइट के माध्यम से, इन्हीं डाइट मेंटरों के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाता है। उन इक्विपमेंट के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। जो ट्रेनिंग नहीं होता है शिक्षकों का डाइट पे, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, जैसे ज़रूरत होता है उतने दिन का, उतने समय का, इन्हीं डाइट मेंटरों के द्वारा उनको शिक्षित किया जाता है। शिक्षा में नवाचार जो होता है उनको सिखाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, तो वही डाइट मेंटर होते हैं। समझ गए आप लोग। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्र स्तरीय अभिकरण है? यानी जो राष्ट्र स्तर पे जो भी अभिकरण है, जो संस्था है, उनका नाम बताना है। प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, तो उनसे संबंधी जो नेशनल स्तर पे जो भी संस्थाएं बनी हैं उनका नाम बता देना है। 2-3 का नाम बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया है। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अभिकरण निम्न है। पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी NCERT। NCERT का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCTE। तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, न्यूपा, जिसका नाम हो गया है नीपा हो गया, NIEPA अब हो गया ये। तो अब केवल ये यूनिवर्सिटी है ना, तो इसकी जगह पे इंस्टीट्यूट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट। बस यही परिवर्तन हुआ है। और जो न्यूपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में फुल फॉर्म राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी यूनेस्को के द्वारा। और जो इंस्टीट्यूट हो जाए, केवल आप फुल फॉर्म में यूनिवर्सिटी की जगह पे इंस्टीट्यूट कर दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। और क्या है, दूसरा है NCTE। तो NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना 1995 NCERT का 1961, और इसी से SCERT आएगा तो 1981 हो जाएगा, और न्यूपा का 1962, ये यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 31, जो कि 2022 का पहला क्वेश्चन है। समुदाय का अर्थ बताइए। आंसर है समुदाय का अर्थ एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वह समूह जो समान उद्देश्यों, परंपराओं एवं हितों से जुड़ा हो तथा परस्पर सहयोग के आधार पर जीवन यापन करता हो, समुदाय कहलाता है। यानी जो किसी क्षेत्र विशेष में एक तरह के लोग जो होते हैं, जिनका समान उद्देश्य होता है, उनका रहन सहन लगभग एक होता है, उनके परंपराएं लगभग ठीक एक ही जैसी रहती हैं किसी भी चीज़ करने की, और एक दूसरे के हित से जुड़ा हो, यानी सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अपने जीवन बसर वहाँ कर रहे हों, तो उन सबको इकट्ठे समुदाय कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? तो ये आ गया फैक्ट आधारित क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 में बना। प्रश्न संख्या 33 है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति, मैंने बताया था अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का जो होता है प्रधान होता है, और जो सचिव होता है प्रधानाध्यापक, और 3 विभाग जिसमें से 1 महिला का होना जरूरी रहता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 34 है समय सारणी क्या है? इसका आंसर है समय सारणी, टाइम टेबल। विद्यालय में विभिन्न विषयों एवं गतिविधियों के लिए समय का पूर्व निर्धारित एवं व्यवस्थित विभाजन समय सारणी कहलाता है, जिसमें शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता है। इसको समझाने की जरूरत है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, मानवीय संसाधन के अंग बताइए। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका आंसर है मानवीय संसाधन के अंग निम्न है, प्रधानाध्यापक, शिक्षा, विद्यार्थी, कर्मचारी, और जो उसमें रसोइया होते हैं वो, और शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य होते हैं, ये सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, लॉग बुक क्या है समझाइए। तो लॉग बुक 2025 में पूछा हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉग बुक वह अभिलेख पुस्तिका है जिसमें विद्यालय की दैनिक गतिविधियाँ, आगंतुकों का विवरण, निरीक्षण, टिप्पणियाँ तथा महत्वपूर्ण घटनाएं
क्रमवार दर्ज की जाती हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुव्यवस्था बनी रहती है। यानी सारा रिकॉर्ड लॉग बुक में लिखा जाता है, जिससे कि अगर कोई कमी रहती है वो भी लिखा जाता है, कोई आ रहा है गेस्ट वगैरह, उनकी जो फीडबैक रहता है विद्यालय से संबंधित वो भी लिखा जाता है और उस पर काम किया जाता है और उन कमियों को दूर करके और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो ये सब लॉग बुक के माध्यम से ही उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वही होता है लॉग बुक, एक अभिलेख होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, एक सफल शिक्षक के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो सफल शिक्षक कौन होता है? एक सफल शिक्षक के 2 गुण निम्न है। पहला है विषय का पर्याप्त ज्ञान एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति एवं धैर्यशीलता। तीसरा है अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा। और चौथा है शिक्षण में रुचि एवं नवाचार की भावना। जो टीचर होता है पहला गुण उसमें होना चाहिए, 2 गुण पूछा है तो कोई 2 इसमें से आप लिख दीजिएगा। पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसका तो ज्ञान कम से कम उसको होना चाहिए। और उसके प्रति ये जो विद्यार्थियों के प्रति प्रेम हो, बहुत क्रूर ना हो, सहानुभूति हो, उसमें दया भाव का है, धैर्यशीलता हो, क्योंकि बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं और शरारत करते हैं, तो धैर्य बनाए रखे, वो धैर्य ना खोए और टेम्पर ना ऐसा ना हो कि उसका बहुत हाई हो, धैर्यवान हो। और अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा, वो खुद अनुशासित रहेगा तभी तो बच्चे अनुशासित रहेंगे। और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो, ये सब गुण हो जाएंगे। सब अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, 2 लिखा हुआ है इसमें। शिक्षण के प्रति रुचि हो, यानी जो शिक्षण यानी करने में, वो पढ़ाने में रुचि रखता हो। नवाचार की भावना हो, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं उसको जानने में उसमें उसको इंटरेस्ट हो और सबका प्रयोग करके बच्चों में शिक्षा दे। तो ये सब गुण होने चाहिए एक सफल शिक्षक में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, TLM का पूरा नाम लिखिए। TLM का फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर है TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंग्लिश में, हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 39, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के समस्त शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों को योजनाबद्ध, संगठित तथा समन्वित रूप से संचालित करने की प्रक्रिया को विद्यालय प्रबंधन कहा जाता है, जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति हो सके। तो विद्यालय प्रबंधन को बताना है, यानी विद्यालय के शिक्षा से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को योजना बनाना, उनको सही तरीके से काम करना और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पर्यवेक्षण बिना टीका टिप्पणी के देखना बताया था मैंने। विद्यालय में शिक्षण अधिगम कार्यों का निरीक्षण, मार्गदर्शन एवं सुधार करने की प्रक्रिया को पर्यवेक्षण कहा जाता है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता बढ़े और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। यानी इसके पहले आंसर था ना, तो वहाँ पे था कि बिना टीका टिप्पणी के निरीक्षण करना, देखना, तो वो भी आंसर सही है, ये भी ठीक है। इसमें ये मुक्त उत्तर वाला ये प्रश्न है, इसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं, अपने तरफ से आप बना करके भी लिख सकते हैं। तो पर्यवेक्षण मुख्य रूप से वही होता है जो पता लगा कर कमियों करके उनको दूर करने का, उस पर काम करना और उस पर काम करके उसकी कमियों को दूर करना, जिससे कि उसमें गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े और जो उद्देश्य सेट किया गया है, मतलब निर्धारित किया गया है कि शिक्षा से संबंधित, उसको प्राप्त किया जा सकते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना, तो यही पर्यवेक्षण कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 42 है, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। और राज्य देखिए परियोजना कार्यालय पूछेगा तो लखनऊ में, और विज्ञान संस्थान पूछेगा तो प्रयागराज में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विद्यालय शिक्षा संबंधी में 5 और विद्यालय प्रबंधन समिति में 15, मैंने बताया था अभी इसके पहले। और जिसमें 11 जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक सदस्य होते हैं इन 15 में, और 4 जो होते हैं अन्य सदस्य। वो 4 सदस्य कौन कौन होते हैं? पहला होता है लेखपाल एक, और एक मिडवाइस। मिडवाइस जो होता है जो जच्चा बच्चा की केयर करता है, जो दाई होती है ना, जो, और जच्चा बच्चा का मतलब है जो शिशु नया जन्म ले रहा है छोटा, तो जो शिशु होता है वो बच्चा कहलाता है, और जच्चा उसकी माँ, यानी जो प्रसव के समय जो देखभाल करती है ना नवजात शिशु की और उसकी माँ की, तो वो मिडवाइस होती है। और प्रधान अगला है, तीसरा जो व्यक्ति होता है प्रधान द्वारा नामित सदस्य, एक सदस्य होता है, और एक प्रधानाध्यापक खुद होता है। तो 4 ये सदस्य और 11 अभिभावक, ये मिलके विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण करते हैं। तो इसमें
ये तो पूछा नहीं था, इसमें पूछा था बस आपको कि विद्यालय प्रबंधन समिति की संख्या कितनी होती है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सदस्यों की संख्या 15 होती है बस। अगर जो आप केवल 15 बताते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आपको याद रहेगा तो ये लिख दीजिएगा, नहीं तो आप इतना भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो इसके पहले 4 पढ़ा था हमने, पूछा था 4 पूछा था, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात और तूफान, सुनामी, टिड्डों का कहर, प्लेग और कोरोना वायरस, ये सब प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 45 है, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। इसका आंसर है विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके माध्यम से विद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, जो कि 2021 का पहला क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रबंधन का एक प्रकार है, शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षा से संबंधित। जिसका आंसर दिया है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाओं में उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का उचित नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करके शिक्षा के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति की जाती है। तो उसको शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। यानी शिक्षा से जो भी बच्चों को सिखाना रहता है उसका एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को ये चीज़ें सिखा देनी है इतने टाइम पीरियड में, जो भी सिलेबस होता है उसी के माध्यम से। तो उसका जो एक योजना बनाया जाता है और संगठन के द्वारा निर्देशित करके और नियंत्रण करके शिक्षा से उद्देश्यों को जो प्रभावी तरीके से जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करते हैं ना। तो इससे संबंधित जो सब चीज़ें होती है, जो ये पद होता है एक सिस्टम के द्वारा एक तरीके से सबके सहयोग से होता है, तो उसी को शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। अब इसका जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये सबकी होती है, टीचर की भी होती है, प्रधानाध्यापक की भी होती है, इसकी भूमिका इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी होती है। सबके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना जहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कॉर्नर में रखी सामग्री को बच्चे उपयोग, देख व स्पर्श करके सीखते हैं। इससे सभी सामग्री व्यवस्थित एवं क्रम अनुसार रखी जाती हैं। जो भी कोना होता है, कोना का मतलब कोई एक निश्चित स्थान बना दिया जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें रखी रहती हैं सुव्यवस्थित निश्चित क्रम में, और बच्चे उनको जाके खेलते हैं, उनका प्रयोग करके खुद सीखते हैं, उसी को लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है विद्यालय संगठन का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है विद्यालय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाकर निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। दूसरा है विद्यालय के मानव एवं भौतिक संसाधनों का उचित तथा प्रभावी उपयोग करना। तीसरा है विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास को प्रोत्साहित करना। यानी विद्यालय का संगठन जो होता है, 2 तरह के संगठन होते हैं ना, विद्यालय एक शिक्षा संगठन यानी विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति या संगठन, 2 तरह का। तो इन सब का तो जो उद्देश्य होता है वही होता है, दोनों का उद्देश्य होगा सेम ही होगा कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करके और सही लक्ष्यों, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, और विद्यालय में मानव और भौतिक संसाधनों का सही तरीके से यूज करके और बच्चे का विकास करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, उसका मानसिक विकास करना, हर तरह का विकास बच्चे का करना इसका उद्देश्य होता है। दोनों लिख दीजिएगा, इसको अपने पास से भी लिख सकते हैं आप बना करके इसका आंसर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49 है, मीना मंच का क्या उद्देश्य है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरी चौथी बार पूछ रहा है। मीना मंच का उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका तैयार हो गया आपको, अब तक तो आपको ये बिल्कुल अक्षर से याद हो गया होगा। देखिए, पहला है बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है बालिकाओं को अपने अधिकारों, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा समानता के बारे में जानकारी देना। तीसरा है बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक भागीदारी का विकास करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 50, पाठ से आगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? इसका आंसर है पाठ से आगामी क्रियाएँ। पाठ से आगामी क्रियाएँ वे गतिविधियाँ हैं जो पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं, जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद, नाटक आदि, जिनसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। यानी एक्स्ट्रा जो करिकुलम होता है, एक्स्ट्रा जो
एक्टिविटी जो कराया जाता है बच्चों के द्वारा, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भूमिका निर्वाह, वाद विवाद, नाटक, जिससे कि बच्चों का हर तरह का विकास हो, बच्चे की बोलने की क्षमता वृद्धि हो, उनमें नेतृत्व करने का गुण आए, वो निर्भीक बने, बोल सकें, अपनी बात रह सकें, संप्रेषण उनका अच्छा हो सके। तो ये हर तरह का जो विकास होता है ना, ये पार्ट्स सहगामी क्रियाओं के द्वारा होता है, यानी इन्हीं को कहते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है विद्यालय में उसको, और इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। देखिए ये हर साल पूछा हुआ है क्वेश्चन, 1 नंबर तो आपका फ्री का है। प्राकृतिक आपदाओं के नाम निम्नलिखित हैं: भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, टिड्डों का कहर, प्लेग और कोरोना वायरस। इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? इसका आंसर है, प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर निम्नलिखित है। पहला है, प्रशासन नीतियाँ और नियम बनाता है, जबकि प्रबंधन उन नीतियों को लागू करता है। यानी जो प्रबंधन होता है वो लागू करता है, और जो प्रशासन होता है वो नीतियाँ बनाता है, नियम बनाता है, टाइम टेबल बनाता है, और सबको काम बांटता है कि ये काम इनके जिम्मे है, और प्रबंधन जो होता है उसको लागू करवाता है और सब पे काम करता है। दूसरा देखिए, प्रशासन उच्च स्तर पर कार्य करता है, जबकि प्रबंधन मध्यम या निचले स्तर पर काम करता है। ये ग्राउंड पे काम करता है, प्रबंधन सबको डायरेक्शन देके और सबके द्वारा जो काम किया जाता है, सबको करवाया जाता है, ये निचले स्तर पे होता है, ये उच्च स्तर पे होता है। देखिए तीसरा है, प्रशासन निर्णय लेने से संबंधित होता है, जबकि प्रबंधन कार्यों के क्रियान्वयन और नियंत्रण में से संबंधित होता है। तो वही तो है, ये निर्णय लेगा, नियम बनाएगा, सबको काम बांटेगा, और प्रबंधन उनको कार्यों को करवाएगा, और क्रियान्वयन वही है, काम करवाएगा, नियंत्रण से संबंधित है, और देखेगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, उनको शैक्षिक उद्देश्य जो हो जाए, कोई भी उद्देश्य जो निर्धारित किया गया उसकी पूर्ति हो रही कि नहीं, इसका अंतर हो जाएगा ये 3। इसके बाद है प्रश्न क्या 53, डायट मेंटर कौन होते हैं? तो ये पढ़े हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डायट मेंटर वे शिक्षक या विशेषज्ञ होते हैं जो डायट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े होकर विद्यालयों के शिक्षकों को शैक्षिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्य में सुधार हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, KRP की रिसोर्स पर्सन आदि होते हैं। ये डायट मेंटर होते हैं जो शिक्षा से संबंधित जो नवाचार आता है या कोई भी कमियाँ टीचरों में रह जाती है या उनको लगता है कि ये सुधार होना चाहिए, समय के साथ उनको बताना चाहिए, तो डायट मेंटरों के द्वारा ही बताया जाता है। इसके बाद है प्रश्न के 54, विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। इसका आंसर है, विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। अभिलेख यानी जो इकट्ठा करके लिख करके रखा जाता है, अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं देखिए। पहला है छात्र अभिलेख, जैसे प्रवेश रजिस्टर, छात्र से संबंधित जो रजिस्टर होता है तो वो छात्र अभिलेख कहलाएगा। जो बच्चे एंट्री जो एडमिशन लेते हैं, प्रवेश रजिस्टर वही एडमिशन वाला जो रजिस्टर होता है, उनका नाम, पता, उनके बारे में लिखा जाता है, माता पिता का नाम, आधार कार्ड, तो ये लिख करके और उसको रख दिया जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है, वो तो छात्र अभिलेख कहलाएगा। दूसरा है शिक्षक अभिलेख, जैसे सेवा पुस्तिका, जो भी काम कर रहे हैं, कितने शिक्षक हैं, उनकी प्रेजेंस, तो ये सब शिक्षक अभिलेख कहलाएगा। तीसरा है वित्तीय अभिलेख, जैसे नगद पुस्तिका, कैश बुक, यानी वित्तीय अभिलेख जो शिक्षा, रुपया पैसे से संबंधित, कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, किस विभाग में कितने खर्च हुए, कितना निर्धारित किया गया था, ये सब लिख के जिसमें रखा जाता है ना, जिस रजिस्टर में या पुस्तिका में, तो वो वित्तीय अभिलेख कहलाता है। और चौथा है परीक्षा अभिलेख, जैसे परिणाम रजिस्टर, यानी बच्चों का जो समय समय पर असेसमेंट होता है, मासिक टेस्ट होता है और 3 महीने पे भी टेस्ट होता है, फिर अर्धवार्षिक होता है 6 महीने पे, फिर वार्षिक होता है। ये सब एक रजिस्टर में हर एक बच्चे का लिखा जाता है कि उसको देखा जाता है बच्चे में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, बच्चे में विकास हो रहा है कि नहीं, बच्चे का जो प्रोग्रेस हो रहा है कि उसमें बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये उनका रिकॉर्ड जिस रजिस्टर अभिलेख में रखते हैं ना, तो वो परीक्षा अभिलेख कहलाता है। और पाँचवा है प्रशासनिक अभिलेख, जैसे कि पत्रावली, प्रशासन से जो भी नियम कानून बनते हैं, किसी को काम जिनको बांटा जाता है, जो भी शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, वो जिसमें लिखा जाता है वो प्रशासनिक उद्देश्य अभिलेख कहलाते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रकार बताना था, तो 3-4 आप बता दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 55, शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। पर्यवेक्षण आ गया ना, तो शिक्षा से संबंधित तो बच्चों जितना जो पर्यवेक्षण होगा स्कूल में, जो आपके इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो ये पर्यवेक्षण जो है ये शिक्षा से संबंधित जो पर्यवेक्षण होगा शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाएगा।
आंसर है शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विद्यालय में शिक्षण अधिगम की गतिविधियों का निरीक्षण, मार्गदर्शन तथा सुधार किया जाता है, जिससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी बने और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। यानी शैक्षिक पर्यवेक्षण जिसके अंतर्गत जो विद्यालय के अधिगम की गतिविधियों का निरीक्षण किया जाता है कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है कि नहीं, वो बच्चा सही से सीख रहा है कि नहीं, और उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, मार्गदर्शन करके उनका सुधार किया जाता है, और उनका जो शिक्षण प्रक्रिया और जो शिक्षा जो होता है बच्चों का वो प्रभावी होता है। इसी के माध्यम से शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से पता लगा करके उनको उन पर काम किया जाता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56। संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है? संचयी अभिलेख पत्र, इसका आंसर है संचयी अभिलेख पत्र में विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति, उपस्थिति, स्वास्थ्य, व्यवहार, रुचियाँ, योग्यता तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं का लेखा रखा जाता है, यानी विद्यार्थियों से संबंधित। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57। विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो विद्यालय से संबंध यानी मानवीय संसाधन ही बताना है, इसमें दूसरे शब्दों में घुमा के क्वेश्चन पूछा है, यानी शब्द बदल गए हैं, आंसर उसका वही है, मतलब वही है। इसका आंसर है विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन निम्नलिखित हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय, ग्राम समाज और रसोईया, अभिभावक आ गया है ना इसमें, और जो विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य या विद्यालय प्रबंधन समिति, ये सब मानवीय संसाधन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58। जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो इसका आंसर है जिला समन्वयक जिले में कार्य करने वाला अधिकारी होता है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ रहकर कार्य करता है। यानी जो जिला समन्वयक जो जिले के जो अधिकारी होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं? तो बीएसए के अंतर्गत काम करते हैं। बीएसए का जो हिंदी में नाम फुल फॉर्म लिखा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 59। शैक्षिक भ्रमण के कोई दो महत्व बताइए। इसका आंसर है शैक्षिक भ्रमण के महत्व लिखित है। पहला है शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है इसमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि तथा व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। तीसरा है विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों, वस्तुओं और परिस्थितियों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। शैक्षिक भ्रमण होता है जो टूर पे बच्चों को ले जाते हैं घुमाने के लिए ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वो शिक्षा से संबंधित हो, जैसे कहीं तालाब के बारे में पढ़ाना है, जलाशयों के बारे में पढ़ाना है, तो पास में कोई विद्यालय से संबंधित कोई रिज है या फिर कोई तालाब है तो वहाँ पे लेके चले जाते हैं बच्चों को, तो उसी को शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। तो इनका महत्व क्या है? तो बच्चे वहाँ प्रत्यक्ष रूप में अनुभव प्राप्त करते हैं, वहाँ खुद देख के करके सामने देख करके सीखते हैं प्रत्यक्ष रूप में, तो यही है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। उनको जिज्ञासा होता है, तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, रुचि डेवलप होता है। और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आप तो ज्योग्राफी यानी सामाजिक अध्ययन में, तो अगर जो तालाब वगैरह के पास ले गए हैं तो बच्चों के प्रति उनमें रुचि दिखाएंगे, उसमें उस सब्जेक्ट के प्रति उनकी रुचि डेवलप होती है। और विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों, वस्तुओं और परिस्थितियों के बारे में पता लगता है, ये सब महत्व हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रभावित हुआ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61 जो कि 2020 का पहला क्वेश्चन है। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्थागत नियोजन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले 2025 में तो ये 2 बार आया था। ये शाब्दिक अर्थ पहला क्वेश्चन था और 10वां क्वेश्चन था कि इसका परिभाषित कीजिए, तो शाब्दिक अर्थ वही पहला क्वेश्चन है। संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी संस्था से संबंधित योजना बनाना, अर्थात विद्यालय या संगठन द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों के आधार पर पूर्व नियोजित कार्य योजना तैयार करना। यानी संस्थागत से जो संस्था से संबंधित योजना बना संस्थागत नियोजन कहलाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। समुदाय से आप क्या समझते हैं? यानी कम्युनिटी। इसका आंसर है समुदाय। समुदाय से तात्पर्य उन लोगों के समूह से है जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं तथा जिनके बीच
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध पाए जाते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो समुदाय होता है, एक तरह के लोग जो होते हैं, लगभग उनकी जो उद्देश्य होते हैं, रहन सहन एक जैसा होता है और एक दूसरे की मदद करते हैं, और वो उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए वो वहाँ पे जीवन बसर कर रहे होते हैं, उसी को समुदाय कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63। अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। यानी जो टीचर और अभिभावक का एक संघ बनता है, उसका उद्देश्य बताना है 2। तो इसका आंसर है अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है विद्यालय और अभिभावकों के बीच सहयोग तथा समन्वय स्थापित करना। दूसरा है विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और समस्याओं पर विचार करके उनके समाधानों में सहयोग करना। और तीसरा है विद्यालय के विकास और शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी जो अभिभावक शिक्षक संघ होगा वो सहयोग और समन्वय स्थापित करेगा, और जो टीचर होते हैं ना, वो अभिभावक से बात करके उनके आपसी विचार विमर्श करके बच्चे के अंदर जो कमी रहती है उस पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कोई बच्चा है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो हकलाता है या डरता है। जब भी क्लास में शिक्षक उसको खड़ा करता है कुछ बोलने के लिए तो डर जाता है। तो वो पहले उसके गार्जियन से वो टीचर पता करेगा कि आपका बच्चा बहुत डरता है। क्या पता, हो सकता है कि उसके जो गार्जियन हो वो काफ़ी गुस्सा करने वाले हों। बच्चा कभी बोल रहा हो घर में तो उसको डांट दिया जा रहा हो, हर एक मौके पे उसको डांटा जा रहा हो, तो इसलिए बच्चा वो डर जाता है, छोटा बच्चा वो डर जाता है। वो कहीं भी अपनी बातों को, अपने विचारों को नहीं बोल पाता है, रख नहीं पाता है। तो इस पे बात करेंगे टीचर उसके अभिभावक से, और उनको बताएंगे कि नहीं, बच्चे को थोड़ा बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, उसको थोड़ा छूट मिलनी चाहिए। तो अब उसकी समस्या पे उन दोनों मिल के काम करेंगे और बच्चा अपनी बातें रखने में सक्षम होगा। अगले टाइम से वो धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा और हकलाना छूट जाएगा उसका, और वो अपनी बातों को कहीं भी खड़ा होकर के कुछ लोगों के बीच में अपनी बातें रख सकेगा, बोल सकेगा। तो यही होता है, समझ गए ना। इसके माध्यम से आपके कि बच्चे का जो समस्या हो वो डिस्कस करेगा इस जो टीचर होगा उसके गार्जियन से, और उसको दूर करके उसको जो बच्चे का होगा शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास किया जाएगा। तो इसीलिए बनाया जाता है, यही उद्देश्य होता है अभिभावक शिक्षक संघ का। समझ गए होंगे आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 64। विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 4-5वीं बार आ रहा है। विद्यालय के मानव संसाधन निम्नलिखित हैं: प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय और विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय शिक्षा समिति, ये सब भी हो जाएंगे। और रसोइया, कर्मचारी, दाई, ये सब हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65। समय सारणी की परिभाषा लिखिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। समय सारणी वह योजना है जिसमें विद्यालय में विभिन्न विषय, कक्षाओं तथा शिक्षकों के कार्यों को निश्चित समय के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए कितना रिपीट हो रहा है, और जब केवल प्रीवियस ईयर पढ़ ले रहे हैं ना, 2025 से 2016 तक का, तो कितने सारे क्वेश्चन तो सेम आ जाएंगे। और इतना जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो जो अगला क्वेश्चन जो नहीं मैच करेगा वो भी उसी का आंसर उसी में छिपा रहेगा, इसी आधार पर वो भी आप कर ले जाएंगे। देखिए वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य विद्यालय की आय, व्यय तथा धन से संबंधित कार्यों के प्रबंधन से होता है। ये रिपीट किया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67। प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, टिड्डों का कहर, प्लेग और कोरोना वायरस। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68। शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। शैक्षिक भ्रमण के 3 महत्व निम्नलिखित है, तो कोई 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 ऐड किया गया है। शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि तथा व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। तीसरा, इससे विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा हुआ था, रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट ही तो हो रहा है। और जो बहुविकल्पी आपने पढ़ा है उसमें बहुविकल्पी में भी कई बार आया था, और वहाँ से इसमें अति लघुत्तरी में भी आ रहा है। क्योंकि ये क्यों कहा जाता है विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को? क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को
विभिन्न विषयों की पुस्तकों से अध्ययन करने तथा अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर मिलता है। प्रश्न संख्या 70 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? जो विद्यालय में जो भी संगठन बनते हैं, जैसे विद्यालय शिक्षा समिति या संगठन या विद्यालय प्रबंधन समिति या संगठन, उनका उद्देश्य क्या है बताना है। इसका आंसर है विद्यालय संगठन का उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका पहला है दिया पॉइंट है विद्यालय के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना। दूसरा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। और तीसरा है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। एक मैं आपको कॉमन आंसर बता रहा हूँ, लगभग वो हर जगह सही हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित किसी का उद्देश्य या महत्व पूछेगा ना, तो आप उसमें एक पॉइंट तो याद कर लीजिए, किसी में भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, ये आप लिख दीजिएगा तो किसी में भी सही हो जाएगा। अब इसी में देख लीजिए, अब इसमें आया विद्यालय संगठन का क्या काम है, तो एक पॉइंट तो यही हो गया, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करना विद्यालय संगठन का एक पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य लिख दीजिएगा कि विद्यालयों में कार्यों का सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना, या फिर ये तो दिया ही हुआ है, या फिर अपने पास से आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों के जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये भी लिख सकते हैं। इसमें जो है कुछ जो सेंटेंस है, अगर जो 10 सेंटेंस आपके पास हैं तो सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और यही ये सर्वांगीण विकास करना आप देखिए इसमें कैसे यूज करेंगे। आंसर में बनाना आपको सिखा रहा हूँ, लिखने का तरीका पूछा है ना। 69 में विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। और इसी में ऐड करना हो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है। इतना आप लिख दीजिएगा बस। देखिए एक ही लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप ये भी जो ऐड किया गया आंसर है ये भी बहुत अच्छा है, ये भी काफ़ी मीनिंगफुल आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 71 है, लर्निंग कॉर्नर से क्या समझते हैं? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं इसमें, बस एक पुस्तकालय वाला ही नया आया था, लेकिन वो भी बहुविकल्प से आया था। लर्निंग कॉर्नर से तात्पर्य कक्षा के उस विशेष स्थान से है जहाँ विभिन्न शिक्षण सामग्री रखी जाती है जिनके माध्यम से विद्यार्थी स्वयं गतिविधि द्वारा सीखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, मीना मंच का क्या उद्देश्य है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मीना मंच का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। दूसरा है बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन और निश्चित उद्देश्य के लिए प्रेरित करना। और तीसरा है बालिकाओं में आत्मविश्वास तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करना। अपने पास से भी आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं इसमें कि बालिकाओं को जागरूक करना, बालिकाओं को में रुचि पैदा करना, आगे की पढ़ाई के लिए, आगे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, ये सब लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, प्रयोगशाला के महत्व का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर है प्रयोगशाला का महत्व यह है कि इसके माध्यम से विद्यार्थी प्रयोग करके विषयों को प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं, जिससे उनका ज्ञान स्पष्ट और अस्थायी बनता है। या फिर अपने पास से भी इसमें आंसर लिख सकते हैं आप कि प्रयोगशाला का महत्व निम्नलिखित है। संक्षिप्त टिप्पणी कहा है ना, तो संक्षिप्त टिप्पणी ऐसे ही लिखा जाता है, पॉइंट नहीं ऐसे करके 1-2 लाइन लिख दीजिए। तो प्रयोगशाला जैसे आंसर दिया है आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 74, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्राम शिक्षा समिति ग्राम स्तर पर विद्यालय के संचालन, विकास तथा शिक्षा के प्रसार में सहयोग करने के लिए बनाई जाती है। इसमें देखिए, इसमें अध्यक्ष जो होता है ग्राम प्रधान होता है, सचिव प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल होता है, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होते हैं, जिनमें से एक महिला का होना कंपलसरी होता है। और इनमें 5 सदस्य होते हैं, सब मिला के 5 ही तो हो रहे हैं, 2 ये और 3 ये, 5। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित है। पहला है छात्र अभिलेख जैसे प्रवेश रजिस्टर, दूसरा शिक्षक अभिलेख जैसे सेवा पुस्तिका, तीसरा है वित्तीय अभिलेख जैसे नगद पुस्तिका कैश बुक, और चौथा है परीक्षा अभिलेख जैसे परिणाम रजिस्टर, और 5वां है प्रशासनिक अभिलेख जैसे पत्रावली। ये पढ़ लिए हम लोग डिटेल में, हमने कुछ चीज़ को बताया था। 2020 का इसमें लगभग जितने सारे क्वेश्चन थे सब रिपीट हुए हैं, 1-2 को छोड़ के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो कि 2019 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। बहुत स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, बहुत ज़्यादा समय हो गया, अभी 2020 ही तक हम लोग पढ़ पाए। चलिए थोड़ा सा अभी स्पीड तेज करते हैं हम लोग। कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो प्रबंधन जो होता है उसको सही तरह से प्रयोग करना, आंसर दिया है यहाँ पे कुशल प्रबंधन से तात्पर्य उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग करके कार्यों को सुचारू तथा प्रभावी ढंग से संपन्न
करने से होता है। यानी उचित जो उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग और जो सही जो उद्देश्य निर्धारित किए हों उनको कार्य सही ढंग से करके उस उद्देश्य को प्राप्त करना कुशल प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न संख्या 77 है, संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये चौथी बार आया है कि तीसरी बार आया है, देखिएगा। संस्थागत नियोजन से आशय किसी शैक्षिक संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रमों का निर्माण और क्रियान्वयन करने से होता है। यानी संस्था से संबंधित योजना बनाने को संस्थागत नियोजन कहते हैं। ये आप एक लाइन भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बिल्कुल प्रभावी और सही आंसर है जो मैं अभी बताया हूँ। इतना आप लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा एक ही लाइन में। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 78, लर्निंग कार्नर का उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर है, लर्निंग कार्नर का उद्देश्य निम्नलिखित है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पहला है विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों के स्व अध्ययन तथा रचनात्मकता का विकास करना। तीसरा है शिक्षण सामग्री के उपयोग से सीखने की रुचि बढ़ाना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79, समय सारणी के 2 महत्व बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। समय सारणी के महत्व निम्नलिखित है। पहला है, विद्यालय के सभी कार्य निश्चित समय के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, पढ़ाई का कार्य नियमित और ठीक ढंग से चलता है। और तीसरा है, समय का सही उपयोग करने में सहायता मिलती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 80, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन से तात्पर्य शिक्षा से संबंधित कार्यों, नीतियों तथा व्यवस्थाओं को संचालित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया से होता है। शैक्षिक प्रशासन जो नियम बनाता है और संबंधित कार्यों से संबंधित नियम या नीतियाँ है ना, यहाँ पे नियतता को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उसको जो नियम बनाता है और काम बांटता है सबको, वो शैक्षिक प्रशासन होता है। और जो उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करवाता है उसको शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 81, आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है? इसका आंसर है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से आशय प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से पहले तैयारी करना, आपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य करना तथा उससे होने वाली हानियों को कम करने की व्यवस्था को आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी आपदा जो भी आती है, मुश्किलें आती हैं, जो प्राकृतिक हो गई या फिर मानव निर्मित हो गई, तो उनका जो प्रबंधन करना, उनकी तैयारी करना, उससे बचाव के लिए तरह तरह के कार्य जो किए जाते हैं और योजना बनाई जाती है, वो सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 82, पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्यवेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा है शिक्षकों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। पर्यवेक्षण करके उनको कमियों को बताया जाता है, उनको दूर किया जाता है, उनके उद्देश्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। आंसर है ग्राम शिक्षा समिति के कार्य निम्नलिखित है। पहला है विद्यालय के संचालन और विकास में सहयोग करना। दूसरा है बच्चों के नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना। तो ग्राम शिक्षा समिति होता है जिसमें ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक और 3 अभिभावक जो होते हैं, वो बच्चों को संचालन, विद्यालय के संचालन में, विकास में सहयोग प्रदान करता है। सभी मिलजुल करके योजना बनाते हैं, उस पर काम करते हैं और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। और बच्चों को नामांकन बढ़ाने के लिए गांव में कैंपेन चलाया जाता है, घूम घूम के बोलते हैं कि बच्चों को अब स्कूल भेजिए और उनकी उपस्थिति बढ़ाई जाती है। तो यही सब काम होता है ग्राम शिक्षा समिति का। ग्राम शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, अभिलेख से आपका क्या आशय है? इसका आंसर है अभिलेख विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं, घटनाओं तथा कार्यों के विवरण को लिखित रूप में सुरक्षित रखे गए रिकॉर्ड को अभिलेख कहा जाता है। तो ये हमने बताया था आपको, अभिलेख जो होता है वो जो भी सूचनाएं होती हैं किसी भी चीज़ से, जैसे बालक से संबंधित हो गया तो वो बालक वाला जो अभिलेख होगा ना, तो उस अलग रजिस्टर में लिखा जाएगा। शिक्षा से संबंधित एक अलग रजिस्टर में, वित्तीय से संबंधित, जो प्रबंधन से संबंधित होगा अलग रजिस्टर में। ये सब अलग अलग अभिलेख होते हैं। इसको लिख करके रिकॉर्ड रखा जाता है। अब जो रिकॉर्ड पुराना जो इकट्ठा करके रखा जाता है कि ये चीज़ें सुधार की गई हैं, ये जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किया गया है, इस तरह से इस पर काम किया गया है, तो ये सब अभिलेख है। उसी को अभिलेख कहते हैं, जो रखा जाता है लिख के ना रजिस्टर में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 85, NCT का पूरा नाम बताइए। तो NCT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। प्रश्न संख्या 86, इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभागों का नाम बताइए।
तो ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा था कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं, तो वहाँ हमने टिक किया था हम लोगों ने 7 और ऑप्शन डी में दिया हुआ था। और वहाँ हमने आपको ये भी बताया था कि 7 कौन कौन से विभाग होते हैं, और यहाँ पे विभाग का नाम पूछा है ना, तो वही विभाग हैं। देखिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 7 विभाग निम्नलिखित हैं। पहला है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, दूसरा सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय विभाग, जिला संसाधन विभाग, चौथा है पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन विभाग, और 5वां है शैक्षिक तकनीकी विभाग, और 6वां है कार्य अनुभव विभाग, और 7वां है योजना एवं प्रबंधन विभाग। अब जो नाम है ना उसी से संबंधित वो काम होता है उस विभाग का करना। जैसे कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, जो सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होता है उनको ट्रेन किया जाता है, ये इस विभाग का काम होता है। सेवारत जो भी काम कर रहे होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं शिक्षक, उनका वो सेवारत जो कार्यक्रम होता है उनमें चलाया जाता है प्राइमरी स्कूलों में, और क्षेत्र विशेष से संबंधित उनमें अंतर्क्रिया करके उनसे कोऑर्डिनेट करके उस पर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। उनमें नवाचार जो भी नए चीज़ें आती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस विभाग का काम होता है। और जिला संसाधन विभाग संसाधन उपलब्ध कराता है, पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्यक्रम में बदलाव या नए पाठ्यक्रम को बनाना। शैक्षिक तकनीकी का विभाग जो होता है, जो नए तकनीकी होता है उसको इम्प्लीमेंट कराना, इस विभाग का काम होता है। कार्य अनुभव विभाग, योजना, जो नाम है ना उसी से संबंधित काम है। इसका काम नहीं लिखना है, बस आप नाम लिख दिएगा। 7 है, वैसे ही आपका लंबा आंसर हो जाएगा। ये वैसे 7 लिख दीजिएगा क्योंकि नाम पूछा है, ये तो पूछा नहीं है कितना नाम लिखना है। इसके बाद है प्रश्न के 87, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है। मानवीय संसाधन रिपीटेड क्वेश्चन है। मानवीय संसाधन क्या होते हैं? मानवीय संसाधन ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। मानवीय संसाधन से आशय उन व्यक्तियों से हैं जो किसी संस्था या विद्यालय में कार्य करते हैं तथा अपने ज्ञान, कौशल और श्रम से उनके कार्यों को सफल बनाते हैं। मानवीय संसाधन कौन कौन होते हैं? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, रसोइया, कर्मचारी, दाई, जितने होते हैं ना, ये सब मानवीय संसाधन है विद्यालय के लिए। इसके बाद है प्रश्न क्या 88, शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। शिक्षक अभिभावक संघ के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है विद्यालय और अभिभावकों के बीच सहयोग स्थापित करना। एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया था इसका उद्देश्य। दूसरा है विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर विचार करना। और तीसरा है विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में सहयोग करना। ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 89 है कि 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं के नाम निम्नलिखित है: भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, प्लेग और कोरोना वायरस। कोई लिख दीजिएगा इसमें से। प्रश्न संख्या 90 है विद्यालय शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। इसका आंसर है विद्यालय शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व निम्नलिखित है। पहला, प्रयोगशाला के माध्यम से विद्यार्थी प्रयोग करके विज्ञान के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। दूसरा है इसमें विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास होता है। और तीसरा है प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्पष्ट अस्थायी बनता है प्रयोगशाला के माध्यम से। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 91, जो कि 2018 का पहला क्वेश्चन है। संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। अब जो दूसरा वाला है, एक बार ये पूछता है 2 तरीका को क्वेश्चन संस्थागत नियोजन, एक शाब्दिक अर्थ बताइए, एक परिभाषा पूछ रहा है। तो यहाँ पे परिभाषित करने के लिए कह रहा है, तो उसको समझा करके डिटेल में उसका आंसर देंगे, उसका भाव। देखिए, संस्थागत नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई शैक्षिक संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रमों का निर्माण और क्रियान्वयन करती है, और इसे ही संस्थागत नियोजन कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 92, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय के मानव एवं भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग करके विद्यालय के कार्यों का संचालन किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तीसरा भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मीना मंच के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है बालिकाओं से संबंधित होता है ना मीना मंच। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। दूसरा है बालिकाओं में आत्मविश्वास तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करना। तीसरा है बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन और नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरित करना। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 94, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। समय सारणी के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है
विद्यालय के सभी कार्य निश्चित समय के अनुसार व्यवस्थित रूप से होते हैं। दूसरा है पढ़ाई का कार्य नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से चलता है, जिससे समय का सही उपयोग होता है। और तीसरा है विद्यार्थियों के अनुशासन और समय का महत्व समझने की आदत विकसित होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 95, किन्हीं दो विद्यालय अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्यालय अभिलेखों का प्रकार बता चुके हैं ना, और उनका उपयोग वही होता है। अब जो अभिलेख होगा और उसी से संबंधित उस चीज़ को, रिकॉर्ड को, उसको संग्रहित करना, उसको संकलित करना, इकट्ठा करके रखना उसका काम होगा। जैसे कि देखिए, विद्यालय अभिलेखों के नाम और उनका उपयोग निम्नलिखित है। पहला है प्रवेश अभिलेख यानी एडमिशन रजिस्टर। इसमें विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित सभी विवरण लिखे जाते हैं। दूसरा है उपस्थिति अभिलेख या अटेंडेंस रजिस्टर। इसमें विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का लेखा रखा जाता है। और तीसरा है परिणाम अभिलेख यानी रिजल्ट रजिस्टर। इसमें विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम का विवरण दर्ज किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन अभी पढ़े हम लोग, अब 5 रिपीट किया है। देखिए, इसमें देखेंगे हम लोग इस साल के पेपर में कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जिससे आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर पढ़ना कितना ज़रूरी है। देखिए 96 है, यानी 6वां नंबर क्वेश्चन है इस जो क्वेश्चन पेपर जो पढ़ रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 6वां भी इसमें जो क्वेश्चन है रिपीट किया हुआ है। आपदा प्रबंधन वह व्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से बचाव, राहत या उनसे होने वाली हानि को कम करने के लिए आवश्यक कार्य किए जाते हैं। 7वां है बाल सरकार का गठन विद्यालयों में क्यों किया जाता है। एक नया क्वेश्चन आया, ये रिपीट नहीं किया हुआ है। तो इसका आंसर है बाल सरकार का गठन विद्यालयों में इसलिए किया जाना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए, और दूसरा है विद्यार्थियों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए, और तीसरा है विद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए। अब बाल सरकार का अर्थ है कि बालक के द्वारा एक सरकार का गठन किया जाता है डमी रूप में, जैसे कि जो सरकार व्यवस्था चल रही होती है ना, चलती है रियल में उत्तर प्रदेश में या भारत में, तो वैसे ही कुछ नियम कानून बना करके बालकों में एक सरकार बनाई जाती है, जिसमें एक होता है, एक जज बनता है, मतलब जो जैसे सिस्टम होता है ना उसी तरह से उनमें एक सरकार बनाया जाता है। और जब भी कोई गलती करता है तो उसके माध्यम से एक वहाँ बैठक होता है और जैसे निवारण, उस समस्या का निवारण किया जाता है। तो इनमें बच्चों की इस माध्यम से ना, इस तरीके से बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास किया जाता है कि बच्चे भी बच्चे नेतृत्व करने की क्षमता उनमें आती है, उनमें जिम्मेदारी बढ़ती है बच्चों में, और विद्यार्थियों का सक्रिय भागीदारी, बच्चे उसमें भूमिका निर्वाह करते हैं तो वो सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं, जिससे उनमें सर्वांगीण विकास उनका होता है, उत्तर तरीके सीखते हैं, सब चीज़ें। समझ गए आप इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 98, एनसीईआरटी के 2 कार्य बताइए। तो एनसीईआरटी का कार्य बताना है, तो इसका आंसर है एनसीईआरटी के कार्य निम्नलिखित है। पहला है विद्यालयों में के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है, यानी पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। कई बार नई पुस्तकें ऐड होती हैं, नाम बदल जाता है, या फिर नया चैप्टर ऐड होता है, या फिर चैप्टर कम किए जाते हैं, सुने होंगे आप। तो ये यही है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तैयार करते हैं बच्चों के लिए, और जो भी किस क्लास में कितना क्या पढ़ाया जाएगा। और दूसरा है शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनमें नए नए तौर तरीके और उसका अनुसंधान, खोज, ये इनको प्रोत्साहित करता है। और तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करना। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा, तो ये सब इसके काम हो जाएंगे। और एनसीईआरटी से याद रखिएगा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, स्थापना, और इसका फुल फॉर्म वही तो आप याद रखिएगा, यही तो पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में फुल फॉर्म राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्थापना 1961 में हुआ था इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 99, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना क्यों की गई है। इसका आंसर है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान NIOS की स्थापना इसलिए की गई है। अब पहला इसमें पॉइंट है, जो विद्यार्थी नियमित विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर सकते उन्हें शिक्षा का अवसर देने के लिए। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। तीसरा है बालकों, ग्रामीण तथा वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए।
तो जो इसका फुल फॉर्म ही है, देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये बहुविकल्पी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब जो कोई बच्चे हैं किसी भी रीजन से, उनका तबीयत ख़राब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या किसी के रीजन से वो वंचित वर्ग होते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और ग्रामीण इलाकों में स्कूल नहीं है, बहुत दूर है, वो नहीं जा सकते हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए जो होता है वो ये NIOS की स्थापना की गई है। ये स्कूल स्तर पे है। और इसके पहले हमने पढ़ा था ना इग्नू, सेम वही चीज़, जो उच्च शिक्षा के लिए अब किसी रीजन से स्कूलिंग हो गई है और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, शादी हो गई है, घर में महिलाएं हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है स्कूल जाना, या फिर कोई जॉब करने लगा या किसी काम में व्यस्त है, तो उनको उस उच्च शिक्षा के लिए इग्नू का स्थापना किया गया है। इग्नू, ये तो पढ़ा ही है हम लोग, IGNOU। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसकी जो स्थापना 1985 में की गई थी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, 1985। और ये उच्च स्तर के लिए होता है, स्कूल स्तर पे NIOS होता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 100। शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग बताइए। तो इसका आंसर है शिक्षण में उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग निम्नलिखित है। पहला है चार्ट। इसके माध्यम से चित्रों और आकृतियों द्वारा विषय को स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो शिक्षण में सहायक सामग्री होती है। चार्ट हो गया, और बहुत सारे जो लैंग्वेज गेम वाले लेटर होते हैं, ABCD, प्लास्टिक के बने होते हैं बड़े बड़े, छोटे बच्चों को उनको उसके माध्यम से सिखाया जाता है। और पाठ्य पुस्तकें हो जाएंगी, और बहुत सारी जो शिक्षण सामग्री होती है, स्टिक होता है, तो ये सब शिक्षण, और मानचित्र, मॉडल तरह तरह के बनाए जाते हैं। तो वही है, पहला ये हो गया चार्ट। इनके माध्यम से आकृतियों के द्वारा बच्चों को के विषय का स्पष्ट रूप से ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है मानचित्र यानी मैप। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को स्थान, क्षेत्र और दिशाओं की जानकारी दी जाती है। मानचित्र, मैप लिख सकते हैं, ग्लोब हो जाएगा। और तीसरा है मॉडल। इसके माध्यम से किसी वस्तु या संरचना का स्वरूप दिखाकर विषय को आसानी से समझाया जाता है। मॉडल जो होता है, कोई भी जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, वो कॉलोनी बनती है, उसके मॉडल तैयार किए जाते हैं पहले कि ऐसे जाएगा, बीच से ये रास्ता बना रहता है, और इस तरह से यहाँ पे रेस्टोरेंट रहेगा, यहाँ स्कूल रहेगा, यहाँ पे ये मॉडल पहले एक छोटा रूप उसका तैयार कर लिया जाता है बड़ी चीज़ का। उसके माध्यम से बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है, छोटे क्षेत्र में उनको दिखा करके, क्योंकि पूरा फील्ड एक बार विजिट कराना, उनको समझाना दिखाना संभव नहीं रहता है, तो छोटे आकार में बना के उनको समझाया जाता है। तो ये सब शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हो जाएगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 101। पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है पर्यवेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा है शिक्षकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना। सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना। दूसरा है सरकार को जवाबदेह बनाना। तीसरा है नागरिकों को सशक्त बनाना। तो सरकार जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो 2005 में बना, 2000 RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये तो पूछा हुआ भी है कि कब बना, कई बार, वो विकल्पी और अतिलौत्री में। और इसका उद्देश्य जो होता है सरकार को में पारदर्शिता, कामकाज में पारदर्शिता, मतलब किसी भी विभाग से आप किसी भी चीज़ से संबंधित आप कोई सूचना मांग सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। और जवाबदेही बनाना, यानी उनको जवाब देना ही पड़ेगा। इसके माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। ऐसा नहीं है जो जवाब दे, कई बार RTI का आंसर नहीं, रिप्लाई नहीं भी आता है, लेकिन जो होता है इसके माध्यम से आप फिर से दोबारा उस पर कर सकते हैं क्लेम किया कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो उसका प्रोसीजर होता है, आप फॉलो करेंगे नियम से, तो उनको देना ही पड़ेगा। और सशक्त नागरिकों को सशक्त बनाता है ये अधिकार, क्योंकि आप नागरिकों के पास अब अधिकार मिल गया कि किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये इनके उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 103। विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना निम्नलिखित कारणों से की जाती है। पहला है विद्यालय और अभिभावकों के बीच सहयोग और संपर्क स्थापित करने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और समस्याओं पर विचार करने के लिए। तीसरा है विद्यालय के विकास कार्यों में अभिभावक की भागीदारी बढ़ाने के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 104। डायट मेंटर के कोई 2 कार्य लिखिए। तो डायट मेंटर के 2 कार्य निम्नलिखित हैं।
पहला है शिक्षकों को शिक्षण कार्य में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना। दूसरा है कक्षा शिक्षण का निरीक्षण पर शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के सुझाव देना। और तीसरा है शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग करना। इसके पहले पूछा था कि जो डायट मेंटर कौन होते हैं, तो डायट मेंटर मैंने आपको बताया था कि जो भी शिक्षकों में नवाचार आता है शिक्षण से संबंधित, वो टीचरों को ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाता है बुला करके, या फिर डाइट पे, या फिर किसी भी कहीं भी कैंपेन करके, तो वो जो डाइट मेंटर के द्वारा ही किया जाता है। तो टीचरों को ट्रेन करना इनका मुख्य रूप से काम होता है, और निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना और फीडबैक देना विद्यालय को, शिक्षक को, ये सब इनका काम होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 105, मनोविज्ञानशाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? इसका आंसर है मनोविज्ञानशाला की स्थापना निम्न उद्देश्य से की गई है। पहला है विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान में सहायता करने के लिए। और तीसरा है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत तथा मानसिक विकास में सहयोग करने के लिए। तो किस उद्देश्य से की गई है, यानी उद्देश्य ही बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले उद्देश्य पूछ चुका है ये। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 106 जो कि 2017 का पहला क्वेश्चन है। प्रबंधन से आपका क्या आशय है? रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उचित नियोजन, संगठन और नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 107, कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री का उल्लेख कीजिए। तो जो जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं ना, उसी की बात कर रहा है ये, वही पूछा है। तो इसका आंसर है कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्रियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, चाक या मार्कर, चार्ट एवं चित्र, चौक है ये चौक, और मानचित्र, मॉडल, ये सब कक्षा शिक्षण हेतु सहायक सामग्रियाँ हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 108, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक। तो इसका आंसर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय। इसके बाद है प्रश्न संख्या 109, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रभावी शिक्षक के गुण निम्नलिखित है। पहला है विषय का अच्छा ज्ञान होना। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना रखना। और तीसरा है स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से पढ़ने की क्षमता होना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 110, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। पहला है कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री खरीदने में। दूसरा है चार्ट, मॉडल, मानचित्र आदि शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने में। और तीसरा है विद्यार्थियों की सीखने की गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में। अध्यापक अनुदान, जो अध्यापक अनुदान देते हैं, जो बच्चों के लिए पैसा कुछ देते हैं ना, देते हैं और जो विद्यालय में, तो उनका उपयोग पूछा है। तो किसके लिए देंगे? बच्चों के लिए ही देंगे, जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए ही देंगे। तो उनके लिए शिक्षण अधिगम जो आवश्यक सामग्री है वो खरीदा जाएगा, और चार्ट, मानचित्र वही तो होगा, वो खरीदा जाएगा, तैयार किया जाएगा। और उनके गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक जो उपलब्ध कराने के लिए जो भी सामग्रियां हैं, तौर तरीके हैं, वो अपनाने के लिए जो भी खर्चे होंगे उसमें उनका प्रयोग होगा, उनका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 111, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है? इसका आंसर है शिक्षण अधिगम सामग्री की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है विद्यार्थियों को विषय को स्पष्ट और आसानी से समझने में सहायता मिलती है शिक्षण अधिगम सामग्री से। और दूसरा है विद्यार्थियों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक प्रभावी और रोचक बनाती है। और उद्देश्य पूछेगा ना, तो उद्देश्य ही पूछा है, घुमा के पूछा है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे, अगर जो पूछेगा आपको शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या उद्देश्य है, तभी यही आंसर दीजिएगा। अगर पूछता है शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व बताइए, तभी यही आंसर दे देंगे तो सही हो जाएगा। अब भूमिका पूछा तो यही, बस पूछने का तरीका अलग है, आंसर लगभग सब वही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 112, लर्निंग कॉर्नर क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। लर्निंग कॉर्नर कक्षा का वह स्थान होता है जहाँ विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री रखी जाती है, जिनकी सहायता से विद्यार्थी स्वयं गतिविधि द्वारा सीखते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए?
इसका आंसर है पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है भाषा सरल, स्पष्ट और विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप होनी चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक होगा बच्चे का किताब के बारे में है, बुक के बारे में है, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्तर की सारे बच्चों का ध्यान में रख करके ये आंसर देना है आपको। तो सरल होना चाहिए, स्पष्ट हो और विद्यार्थियों की समझ में आए वैसी होनी चाहिए। और दूसरा है विषय वस्तु रोचक तथा शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी जो भी बच्चे का लेवल है उसके अनुरूप होनी चाहिए, रोचक हो, इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चे में, और रंग बिरंगी हो, उसमें अलग अलग रंग से चीज़ें दर्शाई गई हों। और तीसरा है चित्र, उदाहरण और अभ्यास प्रश्न उचित मात्रा में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बच्चों के आयु के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे के बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 114, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है समय सारणी निम्न कारणों से बनाई जाती है। विद्यालय के सभी कार्यों को निश्चित समय के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए। दूसरा है पढ़ाई के कार्य को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए। तीसरा है समय का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 115, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है कुछ नवीन या अप्रत्याशित किसी कार्य, प्रक्रिया या गतिविधि को बिना कोई टीका टिप्पणी, यानी कि बिना कुछ बोले हस्तक्षेप किए ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। प्रश्न संख्या 116 है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? इसका आंसर है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी एक ही विद्यालय के साथ शिक्षा दी जाती है। समेकित यानी जो होता है समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा एक ही होता है, यानी जो बच्चे जो पढ़ने योग्य हैं, जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर जो कुछ विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे होते हैं, कुछ विशेष बच्चे भी होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, जिनको कम जो देख पाते हैं, या जिनको सीखने, सोचने, समझने, या जिनकी बुद्धि कम होती है, उन बच्चों को भी उन्हीं बच्चों के साथ बैठा करके शिक्षा दिया जाता है। तो इसी को समेकित शिक्षा कहा जाता है। समझ गए आप? समझ गए होंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 117, डायट मेंटर कौन होते हैं? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो डायट मेंटर वे शिक्षक या विशेषज्ञ होते हैं जो डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े होकर विद्यालयों के शिक्षक को शैक्षिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्य के सुधार हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। समय समय पर शिक्षक को ट्रेन किया जाता है इन्हीं के द्वारा। उदाहरण के लिए ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, KRP की रिसोर्स पर्सन, ये मेंटर का नाम है, जो मेंटर होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 118, NPRC के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो इसका आंसर है NPRC के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षकों को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना, वही जो डायट मेंटर का काम होता है ना, लगभग वही काम इनका भी होता है। दूसरा है विद्यालयों की निरीक्षण कर शिक्षण कार्य में सुधार के सुझाव देना। तीसरा है शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रम में संचालन में सहयोग करना। देखिए वही जो डायट मेंटर होता है वही उसका भी काम तो यही होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन देना और सहयोग प्रदान करना, निरीक्षण करना और शिक्षक कार्य हेतु उनमें सुधार और सुझाव देना। तो दोनों लोगों का काम ना लगभग सेम होता है। तो इन दोनों का, NPRC और डायट मेंटर का। और जो NPRC से आप याद रखेंगे, NPRC का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, इंग्लिश में, और हिंदी में न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका NPRC का 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके तहत? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, उन्हीं में से एक है NPRC की स्थापना उन्हीं के तहत किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 119, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा है खेल नियम के अनुसार और अनुशासन के साथ खेले जाने चाहिए। और तीसरा है खेल विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता के अनुसार होने चाहिए। तो इनके सिद्धांत बताने हैं तो सभी को अवसर मिले, बच्चे क्यों नहीं, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ही बच्चे खेल रहे हों जो ज़्यादा सक्रिय हों क्लास में, और अनुशासन हो, अनुशासन के साथ खेले जाना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। और बच्चे देखना चाहिए कि खेल में बच्चे इंटरेस्ट हो, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, उनमें क्षमता का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उनके मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार का विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 120, लोच का सिद्धांत क्या है बताइए। तो इसका आंसर है लोच का सिद्धांत। अब ये नया वर्ड देख के आप इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लोच जो होता है, लोच का सिद्धांत,
लोच का सिद्धांत यह है कि विद्यालय की योजना या समय सारणी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके ताकि विद्यालय के कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो बहुविकल्पी में आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रबंधक कैसा होना चाहिए, तो प्रबंधक लचीला होना चाहिए, वही है लोच। लोच या लचीला एक ही चीज़ होता है। यानी प्रबंधक में ये गुण होना चाहिए परिवर्तन का, कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर सके या फिर प्रबंधन में परिवर्तन कर सके, या समय सारणी भी होती है वहाँ भी हमने पढ़ा था जो समय सारणी एक लचीली होनी चाहिए, यानी समय के साथ परिवर्तन किया जा सके। सर्दी में थोड़ा सा लेट क्लास चलता है, जो विद्यालय का समय सारणी थोड़ा लेट होता है, और गर्मी में मॉर्निंग हो जाता है, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसी को लोच कहते हैं, लचीला कहते हैं। और वैसे प्रबंधक भी होना चाहिए कि कभी उनका व्यवहार हर तरह का से जहाँ जैसा यूज हो, जैसा ज़रूरत हो, और जो कोई उदंड स्वभाव का है, अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर भी उसमें स्वभाव होना चाहिए, और विनम्र भी होना चाहिए तो प्रबंधक का। तो दोनों आंसर हमने पढ़ा था बहुविकल्पी में कि प्रबंधन को लचीला व्यवहार होना चाहिए उसका, और समय सारणी का भी आया था तो वहाँ लचीला, वहाँ पे भी आंसर टिक किया था हमने। तो लचीला या लोच, दूसरे शब्दों में लचीला को ही लोच कहते हैं। तो परिवर्तन करने योग्य जो होता है ना, वही होता है लोच का सिद्धांत, कोई भी चीज़ में, चाहे व्यवहार में, चाहे समय सारणी में, चाहे प्रबंधन में, चाहे किसी भी चीज़ में। इसके बाद है प्रश्न क्या 121, जो कि 2016 का पहला क्वेश्चन है। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रबंधन समिति के पूछा था। प्रबंधन समिति का पूछता तो आपको बताना था कितने सदस्य होते हैं, और 11 अभिभावक और 4 कौन कौन होते हैं, वो बताना था। लेकिन यहाँ पूछा है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग, यानी प्रक्रिया क्या है, तो उसके पद बताने हैं आपको, स्टेप्स बताने हैं। तो देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया के 5 अंग होते हैं जो निम्न है। पहला है नियोजन, यानी प्लानिंग, कार्य की योजना बनाई जाती है इसमें नियोजन में। दूसरा है संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन, कार्यों और संसाधनों की व्यवस्था करना इसमें होता है। और तीसरा है कर्मचारी नियुक्तिकरण, यानी स्टाफिंग, योग्य कर्मचारियों का चयन किया जाता है कर्मचारी नियुक्तिकरण में। और चौथा है निर्देशन एंड डायरेक्टिंग, कर्मचारियों को मार्गदर्शन व प्रेरणा देना, इसमें निर्देश दिया जाता है उनको कि कैसे काम करना है और क्या क्या किसके जिम्मे कौन सा काम है। और नियंत्रण एंड कंट्रोलिंग, कार्यों की जांच का सुधार करना, यानी अब उनकी जांच भी किया जाएगा ना, जब काम दिया जाएगा तो काम सही से हो रहा है कि नहीं, और जो निर्धारित किया गया था उद्देश्य उसकी पूर्ति हुई कि नहीं, तो उसकी जांच के लिए नियंत्रण अगर लास्ट में वो पद होता है। इसके बाद है प्रश्न क्या 122, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो भौतिक संसाधन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले भौतिक संसाधन निम्नलिखित है। विद्यालय भवन और कक्षा कक्ष, विद्यालय कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल का मैदान, ये सब हो जो जिसमें जो निर्जीव विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत, यही तो इसी के तो प्रबंधन किया जाता है। विद्यालय भवन का, कक्षा कक्ष का निर्माण, और विद्यालय कार्यालय का, पुस्तकालय का निर्माण, उसकी स्वच्छता, और प्रयोगशाला का निर्माण, ये सही ढंग से वहाँ के आपसी लोगों के, अभिभावक, बच्चे, शिक्षक, प्रधान अध्यापक सब आपस में मिलकर उसका सुचारू रूप से उसके उद्देश्य निर्धारण करते हैं, उसका पूर्ति करते हैं, तो इसी को विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। और उसके अंतर्गत संसाधन पूछा था तो सबका नाम हमने यहाँ बता दिया। इसके बाद है प्रश्न का 123, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, समुदाय, विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, मिडवाइस और रसोईया, कर्मचारी, दाई, ये सब हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 124, लर्निंग कार्नर से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। लर्निंग कार्नर कक्षा का वह विशेष स्थान जहां शिक्षण अधिगम सामग्री रखी जाती है। यहाँ विद्यार्थी चार्ट, मॉडल, चित्र आदि की सहायता से स्वयं सीखते हैं तथा गतिविधियों द्वारा ज्ञान और कौशल का विकास करते हैं, उसको लर्निंग कार्नर कहते हैं। प्रश्न क्या 125 है। इसके बाद कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो इसका आंसर है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की संख्या 3 होती है जो निम्नलिखित है। पहला है हिंदी, 3 पुस्तकें होती हैं हिंदी, गणित, अंग्रेजी की, और इनका नाम भी बताना था ना, संख्या भी बताना था, और इनका संख्या और नाम भी बताना था। तो संख्या 3 होती हैं और नाम हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जिसमें हिंदी का नाम जो है, हिंदी की पुस्तक का नाम सारंगी, और गणित का आनंदमय, और अंग्रेजी का मृदंग, ये 3 नाम हैं। कहीं आप कलरव, इसके पहले जो नाम था ये चेंज हुआ है नाम, चेंज
2024 और 25 में चेंज हुआ है निपुण मिशन के तहत। 2024 में निपुण मिशन शुरू किया गया था, जिसमें आप लोग ट्रेनिंग भी किए होंगे, यानी बच्चों को असेसमेंट भी किए होंगे, जिसमें उनका सर्वांगीण बच्चों का जो जो शैक्षिक विकास किस स्तर पे है ये चेक करवाई गवर्नमेंट निपुण मिशन के तहत। और उसी के अंतर्गत ना ये बुक के नाम भी चेंज किए गए, सारंगी, आनंदमय और मेरिदम। इसमें कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं, बाकी चैप्टर वही पुराने हैं, और लेकिन इनके नाम चेंज हो गए। तो नया वाला नाम आप याद रखिएगा, अब जो यही नया वाला लिखिएगा तो सही रहेगा, और इसी पे नंबर भी मिलेगा। और कोई अपडेटेड टीचर होगा, अपडेट सब टीचर होते हैं, आपको नंबर नए वाले पे ही देंगे। और इसका पहले जो नाम था वो किसलौ था, हिंदी में, गणित में गिनतारा थी गणित पुस्तक का नाम, और इंग्लिश में रेनबो करके बुक चलती थी। तो ये सब पुराने पुस्तकों का नाम है। 2024-25 में चेंज हो गया है ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 126, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तकों का विकास जो किया गया होना चाहिए, वो किन किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर है पाठ्य पुस्तकों के विकास में निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुरूपता, यानी बच्चों के अनुरूप हो। भाषा की सरलता, भाषा सरल हो, उसमें बच्चे के आयु वर्ग और उसका स्तर के अनुसार होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की आयु का स्तर, वही है विद्यार्थियों के आयु के स्तर उसका पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनमें 1 या 2 ही रहता है ना, जैसे कक्षा 2 में 2 ही, 3 पुस्तक अभी ऊपर पढ़ा है हमने, 3 ही पुस्तक दिए जाते हैं, उनको अध्ययन करना रहता है, तो आयु के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न 127, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। मिनिमम जो बहुत ज़रूरी वाली जो सारणी है उन्हीं का नाम 1 2 का 2 3 का बता दीजिएगा। इसका आंसर है सामान्य विद्यालय में कम से कम निम्नलिखित सारणी बनाई जाती है। विद्यालय की समय सारणी, जो विद्यालय का समय निर्धारित रहता है जिसमें, और शिक्षक की समय सारणी, और कक्षा की समय सारणी, खेल कूद की समय सारणी, सबका समय है। विद्यालय कब से कब तक चलेगा तो विद्यालय समय सारणी, शिक्षक कब से कब आएंगे और कब जाएंगे शिक्षक समय सारणी, कक्षा कब से कब तक चलेगा उसका समय निर्धारित होता है इसमें कक्षा की समय सारणी में, खेल कूद कब से कब तक होगा तो खेल कूद समय सारणी के अंतर्गत ये हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 128, बच्चों में प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। यानी बच्चों में प्रोजेक्ट कार्य जो कराया जाता है उसकी उपयोग क्या है, क्यों कराया जाता है बच्चों में, ये बताना है। इसका आंसर है प्रोजेक्ट कार्य की उपयोगिता। बच्चों में प्रोजेक्ट कार्य कराने से उनसे स्वाध्याय, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता तथा सहयोग की भावना विकसित होती है, तथा साथ वे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना सीखते हैं। जो प्रोजेक्ट कराया जाता है बच्चे वो उनमें खुद करते हैं, जब खुद करके जहाँ बच्चे सीखेंगे उसी तो क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता उसी कहते हैं, तो इसका उनमें विकास होगा। और जो समस्या आएगी उस पर काम करेंगे, उस समस्या को दूर करते हुए प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो समस्या समाधान उनमें विकसित होगा, करने का गुण क्षमता विकसित होगी उनमें। और एक दूसरे का मदद करते हैं, क्योंकि टीम बनाई जाती है, एक टीम बना करके अलग अलग टीम उनमें प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, तो बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं उसमें, तो उनमें सहयोगात्मक जो भावना विकसित होती है बच्चों में, तो ये भी उनमें विकसित होता है ये सब। और सबका अनुभव करते हुए बच्चे सीखते हैं, उनका विकास होता है, उनका सर्वांगीण विकास होता है, तो यही उसका उपयोग होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 129, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण वही जो बच्चों को ले जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी मैंने एग्जाम्पल देकर बताया था कि तालाब के पास ले जाते हैं और जलाशयों के बारे में पढ़ाना है, तो उसका महत्व बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है शैक्षिक भ्रमण के महत्व निम्नलिखित है। पहला है विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है इसमें, और ज्ञान में वृद्धि होती है तथा जिज्ञासा विकसित होती है। तीसरा है वास्तविक जीवन में संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। इसका आंसर है खेल कूद से बच्चों में निम्नलिखित पक्षों का विकास होता है। शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। जब ये तीनों पक्ष आ गए हैं तो ये सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाएगा। सर्वांगीण विकास, एक लाइन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि खेल कूद से बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन और ये लिख देंगे छोटा ही तो है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, ये सब ऐड कर सकते हैं, इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 131, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। पंजिका का मतलब क्या है, अभिलेख। देखिए बस क्वेश्चन का जो पूछने का शब्द बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, पूछ वही रहा है। कहाँ से नया क्वेश्चन लाएंगे, और इतने सारे पेपर हुए हैं वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर है अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर, यानी उपस्थिति पंजिका है, ये अभिलेख है।
और अभिलेख पूछेगा तो अभिलेख वर्ड लिखिएगा, और पंजिका पूछेगा तो पंजिका लिख सकते हैं या रजिस्टर लिख सकते हैं। वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, वही है पंजिका लिख सकते हैं आप सभी रजिस्टरों की जगह पे, और अच्छा हो जाएगा, नहीं तो रजिस्टर भी ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 132, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? इसका आंसर है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएँ निम्नलिखित हैं या अभिलेख। वही आ गया ना, मैंने अभी बताया आपको कि अभिलेख या पंजिका या रजिस्टर एक ही चीज़ होता है। तो अभिलेख पूछा है तो आप लिख दीजिएगा शिक्षकों से संबंधित अभिलेख निम्नलिखित है, या पंजिका निम्नलिखित है, या रजिस्टर निम्नलिखित है। तो उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, सेवा पंजिका, आवागमन पंजिका, आदेश पंजिका, बेटर रहेगा सबके जगह पे पंजिका की जगह अभिलेख लिख दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 133, अब ख़त्म ही होने वाला है। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है बीआरसी तथा एनपीआरसी में अंतर निम्नलिखित है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक संसाधन केंद्र होता है, जबकि एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर का केंद्र होता है। बीआरसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और एनपीआरसी का न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। तो इसी से पता लग रहा है ये न्याय पंचायत स्तर का है, ये ब्लॉक स्तर का है। तो पहला अंतर ये हो गया, ऐसे ही इसके नाम से। दूसरा है देखिए, बीआरसी का कार्य शिक्षकों का प्रशिक्षण व शैक्षिक मार्गदर्शन देना है, जबकि एनपीआरसी विद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी करता है। बीआरसी का काम होता है कि शिक्षक को मार्गदर्शन, शिक्षक को ट्रेंड करना, उसको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देकर ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाता है, उनमें समय समय पर उनमें जो ज़रूरत होता है उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। और जो एनपीआरसी है ये शैक्षिक गतिविधियाँ, तौर तरीके जो होते हैं और जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको निगरानी, सही से जो भी प्रोग्राम है सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी निगरानी करता है एनपीआरसी। और तीसरा है बीआरसी का क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि एनपीआरसी का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये न्याय पंचायत स्तर पे होता है तो ये छोटा होता है, और बीआरसी बड़े स्तर पे होता है, जबकि कई सारे न्याय पंचायत ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं तो ये बड़ा होता है तो इसका क्षेत्र बड़ा होगा, एनपीआरसी छोटा होगा तो ये छोटा होता है। तो ये एक अंतर ये भी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 134, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, सेकेंड सेमेस्टर में कई बार आया था, तिलक उत्तरी में ही शैक्षिक मूल्यांकन था ना वहाँ पेपर का नाम जो भी हो। तो इसका आंसर है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि शिक्षा सभी बच्चों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जाए। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। सार्वभौमिकरण के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, यानी बच्चे में बिना किसी जाति, धर्म, लिंग और ऊंच नीच का भेदभाव किए हुए सभी बच्चों के 6 साल से और 14 साल के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको सभी को शिक्षा दिया जाता है, समान रूप से अवसर दिया जाता है शिक्षा ग्रहण करने का। उसी को सार्वभौमिकरण कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 135, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना का कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तीसरी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर जो आज का क्लास आपको पसंद आया, मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर एक ही जगह समराइज़ कर दिया है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि जो भी नया वीडियो आएगा आपके तक पहुंच जाएगा, और बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास जो भी 4th सेमेस्टर में हैं। और ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आप अपडेट, और एक ही जगह मैं सारा लिंक देता रहता हूँ, और कोई भी सूचना आता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ भी आप यहाँ से ज्वाइन ले सकते हैं, यहाँ पे सारी सूचनाएँ दी गई हैं पीडीएफ से संबंधित। नहीं तो आप इसको स्कैन करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। इसको स्कैन कीजिएगा और इस दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।